Good evening, students. Welcome to the class. How are we doing today? What I shall do is that मैं जो हमारा पेड टेलीग्राम ग्रुप है उसको अभी ओपन कर देता हूँ चैट के लिए। क्या होता है कि जो हम क्लासेस के समय जो डाउट्स पूछते हैं वो कभी कभी वो एक्सेसिबल नहीं होते ऐप पे। तो अगर आपको कोई डाउट पूछने हैं तो वो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे इस समय पूछ लीजिए। मैं उसको आप सामने ओपन कर लेता हूँ तो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए भी क्वेश्चन पूछना and it would be easier. So I am just opening the message section of the class and I'll just type it. Class is live. You can ask your doubt here. Class is live. You can ask your doubts here. Yes. All right. That would be great. Now, first of all, I'll actually have to confirm whether you are alive or not, whether we are able to hear. Am I audible and am I visible? This shall actually be the slogan of all the online classes and each and every single institute. All right, let's see. People are there. Is that a class? Okay, it seems like there is a class. And all right, Pani, Deepak, Shreyashi, Vishaka. All right, we are here. Okay, so everybody can hear me and everybody can look at me. Now, first of all, remember this कि अगर आप इस समय अपने डाउट्स पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में तो कर ही सकते हो। जो हमारा टेलीग्राम चैनल है मैंने उसको भी चैट सेक्शन ओपन कर दिया है, तो आप अपने डाउट्स जो है उसमें डायरेक्टली लिख दीजिए। मतलब कि लास्ट क्लास में मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी हुआ था यहाँ पे डाउट्स पढ़ने में, तो आई थिंक अगर हम टेलीग्राम चैनल पे या ऑल राइट काइंडली टीच इन लिसन लाइव एंड ऑडिबल, हाँ दिस सीम्स लाइक स्लाइटली मोर कम्युनिकेटिव। ऑल राइट, लेट्स गो फॉर इट। वेलकम टू द क्लास स्टूडेंट्स। हाउ वाज योर वीकेंड? आई होप यू हैड अ गुड डे। ये बात कुछ स्टूडेंट्स को नहीं पता थी लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं स्टार्टिंग में। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर क्लासेस आर फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, हमारी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे है। देयर आर 5 days क्लासेस, 5 दिन की क्लासेस है। ठीक है, ऑन द 6th day वी हैव अ डाउट सेशन, डाउट क्लास है। ठीक है, उसमें हम पूरा पढ़ते नहीं है बट जो पिछले 5 दिन में आपने जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज द 6th day would be revision doubt session which is a video session, revision video doubt session जो कि हम टेलीग्राम पे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, डाउट ऑन टेलीग्राम। ठीक है, दैट इज इट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा। सेकंड, मेरी बात को ध्यान रखना, दिस कोर्स इज अनलाइक अदर कोर्सेज, मतलब कि दूसरे कोर्सेज की तरह नहीं है। वी विल बी, आई विल बी, एक्चुअली नॉट वी, इट्स बी मी, आई विल बी विद यू टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम। मतलब कि जब अक्टूबर और नवंबर आ जाएगा You can access me at any given point of time. वो जो टेलीग्राम चैनल है उसको हम अभी स्पैम की वजह से उसको थोड़ा सा क्लोज करके रखते हैं, बट नियर द एग्जामिनेशन दैट वुड बी ओपन 24/7 एंड वी विल हैव अ वीडियो क्लास पर डे, राइट। वो जो टेलीग्राम पे जो इंटरेक्शन चलती है वो अक्टूबर और नवंबर में पर डे करेंगे। ठीक है, वो ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा कोई ये फीचर नहीं है कि सैटरडे को डाउट सेशन है। विद द एग्जाम नियरिंग आई बिलीव बहुत एंजाइटी होती है, कांस्टेंट डाउट्स आते हैं। ठीक है, उतना, और तुम रिवीजन करने में भी थोड़ा सा मोटिवेशन कभी कभी कम हो जाती है। सो अनलाइक अदर बैचेस और अनलाइक अदर कोर्सेज व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट we'll go the video sessions और जो वो टेलीग्राम पे डिस्कशन होगा that would be available every day. You can access directly, message me directly for the whole of the October and the November. You're probably whole of the November. October में तुम spam कर दोगे, November में सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले होंगे। So first of all this is it. The second thing, this is the first thing, किसी को नहीं पता हो तो दूसरे वाला। Now a lot of you people were asking कि सर अगर हो पॉसिबल तो क्या आप हमें CSET के जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड ही अवेलेबल करवा दीजिए, साथ साथ कर लेना चाहते हैं हम, आपका पर्पस था ना। उसके लिए मैंने जो हमारे CSET के टीचर है उनसे बात की। सो ही सेड दैट कि सर आई एम अवेलेबल राइट नाउ, अगर आप चाहें तो मैं उनको लाइव ही क्लासेस करा देता हूँ। एंड आई टोल्ड हिम कि यार सारे के सारे बच्चे लाइव नहीं कर पाएंगे, दोपहर को 3 बजे सब अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उसने बोला कि सर मैं दोपहर को 3 बजे लाइव करा देता हूँ, जो अवेलेबल होगा वो लाइव कर लेगा, बाकी सारे के सारे बच्चों को रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सो इफ दैट इज द अवेलेबल सॉल्यूशन फॉर यू, अगर आप चाहें तो कल से जो मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेस है दैट दोज वुड बी, मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लासेस है वो कल से लाइव होंगी। इट विल नॉट बी a 3-hour क्लास, इट विल बी a 1.5 hour क्लास। तो 3 से 4:30 बजे तक, देन यू विल हैव अ ब्रेक ऑफ योर्स। ठीक है, 3 to 4:30, 1.5 hours मैथ्स एंड रीजनिंग लाइव क्लास। Now listen to me very carefully. These classes are only being done at 3 o'clock क्योंकि हम आपको रिकॉर्डेड देना चाहते थे। ठीक है,
तो उसने बोला कि जो टीचर हमने डिस्कस किया तो उसने कहा कि सर 3 बजे करा देते, कोई बच्चा जो लाइव करना चाहता है 3 बजे वो लाइव कर लेगा, और बाकी जो बच्चे रिकॉर्डेड चाहते थे उनको सेम टू सेम चीज उसी समय रिकॉर्डेड मिल जाएगी। सो साइमल्टेनियसली यू विल हैव 2 क्लासेस, क्योंकि बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी आपकी तरफ से सी सेट करने की। एंड आई ऑल्सो बिलीव दिस इज एग्जैक्टली अ करेक्ट वे टू डू इट, क्योंकि सी सेट जितनी जल्दी करना स्टार्ट करोगे, मतलब सी सेट का मतलब मेंटल एबिलिटी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग वाला जो सेक्शन है और इंग्लिश वाला जो सेक्शन है, उसको जितनी जल्दी अगर आप करना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेहतर होगा। राइट, ग्रेट। और कुछ बात होगी? एक डाउट ठीक है, ले ऑफ में BADA सर, फिर RA कौन सा सही है सर? I do not know what is 6. This is request. Please provide economics notes and summaries. I'm doing macroeconomics, but the language is too hard. Kindly provide history videos as provided for polity. Please do the needful. It will be huge helpful. All right. First of all, ठीक है. Nevertheless, all will continue. ठीक है, काम की बातें करना start करते हैं. This is the lecture number 4, my dear friends. For the people who are here for the first time in the life, hi guys. This is the labor laws lecture number 4. लेबर लॉज लेक्चर नंबर 4, ठीक है, हम 3 कर चुके हैं, ये चौथे वाला है। आज हमें पुराने वाले जो सोशल सिक्योरिटी कोड्स हैं, देयर आर 9 कोड्स, पुराने वाले 9 लॉज हैं, वो आज बेसिकली हमें करने एक एक करके, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लगेगा, क्योंकि जब हम 3 या 4 लॉज करते हैं तो हमारा दिमाग फिर भी इजीली प्रोसेस कर लेता है चीजों को, बट जब हम बैक टू बैक 4, 5, 6, 7, 8 लॉ करते हैं तो हमारा दिमाग जो है वो प्रोसेसिंग को थोड़ा सा स्टॉप कर देता है। सो आई एम अज्यूमिंग कि कम से कम 3 से 4 लॉज तो आपका मतलब क्या नाम है सुनने में थोड़ा सा ठीक लगेगा, बट जैसे ही हम 5वें 6ठे पे पहुंचेंगे सो दिमाग एक्चुअली में स्विच ऑफ भी हो जाएगा। सो विल ट्राई टू इंश्योर कि हम एक दूसरे से बात करते रहें, आप लोग मुझसे एंगेज होते रहे, मैसेज करते रहिएगा, कोई भी सवाल आए, कोई भी क्वेश्चन आए, the more interactive you make it, the more we'll be able to learn and process the information, right? That will be it. Okay, so where is it? That is it. All right, this is it. यहाँ पे हमारी classes, the thing is this. So first of all, we have to do this one, yes, ये हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है। तो सबसे पहले तो एक बार हम देख के चलते हैं कि हम एक्चुअली में आज हमें करना क्या क्या है, राइट? सबसे पहले समरी लेते हैं। नाउ ये आपने प्रोसेस आप सिंपल समझते हो, कोड ऑन वेजेस हमने कर लिया था। कोड ऑन वेजेस के अंदर जो टोटल 4 कोड आते हैं, जो पुराने वाले 4 लॉज हैं, वी हैव ऑलरेडी डन इट। मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट एंड द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट एंड द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ये हमने कर लिया। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड भी हमने कर लिया था, और इसके अंदर 3 पुराने लॉज हैं, वो तीनों के तीनों हमने कर लिए हैं। द ट्रेड यूनियंस एक्ट, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट, इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ऑफ 1947, ठीक है, ये हो गया। अब हमारा पर्पस ये है द कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी। ये हमने कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी तो हमने पढ़ लिया है, लेकिन इसके अंदर टोटल 9 एक्ट्स हैं, टोटल 9 एक्ट हैं, अलग अलग 9 पुराने लॉज। लेकिन सब में से एक या दो चीजें याद करनी होती है। ये हमारे ईपीएफओ की खास बात है कि हमारा ईपीएफओ बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है चीजों को। तो सबसे पहले विल एक्चुअली हैव टू डू, एक तो हमारे पास आएगा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट ऑफ 1952। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला एक्ट है आज जो हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसी एक्ट के तहत हमारी ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, ठीक है। दिस वुड बी दी 1-1। तो जब ये हम कर रहे हो तो अपना सारा फोकस हमारे क्लास पे लगा देना, बाकी वाले थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्टिव भी रहोगे तो चलेगा, पर बीच में 1-2 बार इंस्टा की रील देख सकते हो, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेकेंड वन वाला एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948, एक दूसरा इस पे और फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी ये 2 इंपॉर्टेंट है, ईपीएफओ और एम्प्लॉय इंश्योरेंस वाला, बस ये 2। बाकी मतलब इंपॉर्टेंट सारे हैं, बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, बट हमें थोड़ा बहुत एकदम रील स्क्रॉल करना चाहो तो अलाउड है। फिर उसके बाद एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय की, किसी वर्कर की जॉब के समय में कुछ इंजरी हो जाए या डेथ हो जाए तो उसको क्या क्या कॉम्पनसेशन मिलेगी, सो दैट इज द एक्ट, ठीक है। देन देयर इज मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑफ 1961। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि आप इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि ये आपके ना ध्यान देते हुए भी याद हो जाएगा। दिस इज सो इंपॉर्टेंट दैट यू विल एक्चुअली एंड अप लर्निंग इट इवन इफ यू डोंट वांट टू। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट ऑफ 1972, ये भी आप कर लेंगे, मुझे कोई वो नहीं है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सोशल सिक्योरिटी एक्ट 2008। नाउ दिस इज ओके, आई डिडंट एक्चुअली, आई शुड हैव पॉइंटेड इट आउट, सैडली। ये जो क्वेश्चन है 2023 में, इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट में, मतलब 12 क्वेश्चंस में से 2 इसमें पूछे गए हैं। कैन यू बिलीव इट? वाओ। एंड देन देयर इज द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर सेस एक्ट और सीनियर वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट। छोटे छोटे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सो दीज आर द एक्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डू।
ना फॉर ऑल द पीपल, वैसे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, पर अगर आपको नहीं पता है तो आई एक्चुअली टेल यू, ठीक है। ओल्ड सिक्योरिटी लॉज, समरी ऑफ द ओल्ड सिक्योरिटी लॉज। मैंने आपको कल पीडीएफ प्रोवाइड किया था और उस पीडीएफ में मैंने आपको क्या कहते हैं, सबके कंबाइंड पीडीएफ दे दिए। अब हमारे पास लेबर लॉज का सारा कंटेंट क्या नाम है, प्रोड्यूस हो चुका है, बन चुका है। तो उसमें मैंने आपको कंबाइंड पीडीएफ दे दिए थे, ठीक है। कंबाइंड पीडीएफ का मतलब है सारे के सारे ओल्ड लॉज का एक सिंगल पीडीएफ है और सारे के सारे ओल्ड लॉज की समरी का एक सिंगल पीडीएफ है, ठीक है। तो आप वहां से रीड करेंगे ओल्ड वालों को, जितने भी हैं सारे के 29 ऑफ द 29 के 29 का मैंने एक पीडीएफ बना दिया है और सबकी समरी भी जोड़ दी है, वो एक पीडीएफ। और सारे के सारे नए लॉज यानी 4 है, उनका एक पीडीएफ है और एक उनकी समरी का, तो टोटल 4 पीडीएफ है आपके पास लेबर लॉ से रिलेटेड, एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग एल्स। अगर मैं आने वाले 2-3 महीने में किसी भी पीडीएफ में दोबारा से कोई अपडेशन करूंगा तो फिर दोबारा से मैं उसके अंदर अपडेट करके ही वो पीडीएफ आपको दे दूंगा। तो इन 4 पीडीएफ के अलावा आप किसी और चीज के ऊपर डिपेंडेंट मत रहिएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे एक्स्ट्रा पढ़े तो इन्हीं पीडीएफ के अंदर अपना कुछ एडिशन कर लेना, कहीं बाहर से कुछ पढ़ भी लो ना तो यहीं पे ऐड कर लेना। तो लेट्स बिगिन द क्लास फॉर द डे टुडे, ठीक है। तो सबसे पहले द एम्प्लॉइज कॉम्पनसेशन एक्ट ऑफ 1923, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सा सरल सा है, ये सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहता है कि अगर जॉब पे, मतलब जहां पे लोग काम करते हैं, किसी वर्कर की डेथ हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई डिसेबलमेंट हो जाए, तो उसको कुछ कॉम्पनसेशन देनी पड़ती है। तो उसके लिए हम कुछ प्रोविजंस बना रहे हैं। सीम्स लाइक अ लॉजिकल प्लान। जैसे कि ये देश का पहला वर्क प्लेस इंजरी लॉ था, अंग्रेजों के समय में बना है, बिकॉज ऑब्वियसली यू कैन सी इट इज 1923, शिफ्टेड फ्रॉम एम्प्लॉयर्स फॉल्ट टू नो फॉल्ट लाइबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब यह है कि प्रूव नहीं करना किसकी गलती है, बस कॉम्पनसेशन मिलेगी। जनरली स्पीकिंग क्या होता है कि हमें कभी भी कॉम्पनसेशन के लिए सामने वाले का ब्लेम प्रूव करना पड़ता है कि सामने वाले की गलती थी, तभी तो कॉम्पनसेशन मिलेगी। जब गलती नहीं होगी तो किस बात की। हावेवर, ये जो वर्क प्लेस इंजरी का लॉ बनाया गया है, इसके अंदर एक स्पेशल प्रोविजन था विच वाज नो फॉल्ट लाइबिलिटी। नो फॉल्ट मतलब गलती किसी की भी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर जॉब पे एक्सीडेंट हुआ है तो कंपनसेशन मिलेगी। दैट्स इट। गेट द आइडिया? अंडरस्टैंड? समझ रहे इस बात को? क्यों बताइए क्यों? देखो, अगर कहीं पर भी कोई ऐसा लॉ हो जो कि फॉल्ट लाइबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो हमेशा वो कोर्ट केस में परमानेंटली फंसा रहेगा, क्योंकि एम्प्लॉयर कहेगा कि मेरी गलती नहीं है और एम्प्लॉय कहेगा जिसका एक्सीडेंट होगा कि गलती इनकी है। सो इस चीज को हमेशा कॉन्स्टेंटली कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा। तो टू मेक इट इजी फॉर दी वर्कर्स, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया नो फॉल्ट लाइबिलिटी, कि फॉल्ट कोई भी नहीं है लेकिन लाइबिलिटी है कॉम्पनसेशन की। अगर आपके वर्क स्टेशन में, अगर आपकी फैक्ट्री में किसी का एक्सीडेंट हुआ है या किसी की डेथ हुई है तो कॉम्पनसेशन देनी है, सिंपल। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी गलती थी, इवन अगर एम्प्लॉय की भी गलती है। ये बात ध्यान रखना, इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो मतलब फाइनेंशियल प्रोटेक्शन मिलेगी इंजरी के लिए, डेथ के लिए, या कोई ऑक्यूपेशनल डिजीज अगर हो जाती है तो एम्प्लॉयर्स लायबल है वर्क प्लेस सेफ्टी के लिए। इवन अगर एम्प्लॉय की नेग्लिजियंस और उसकी गलती की वजह से एक्सीडेंट या इंजरी होती है तो भी कॉम्पनसेशन दिया जाएगा। इट्स ए वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लो कॉस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मिलता है वाइस कमिश्नर के लिए। नाउ नो फॉल्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि पर्सन और एंटिटीज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग कॉम्पनसेशन विदाउट हैविंग टू प्रूव नेग्लिजियंस और रॉन्गफुल एक्ट। जनरली स्पीकिंग ये नॉर्मल लॉ का है। क्वेश्चन आप बताते रहिएगा मुझे। Is completely fine. I called UPSC at sir current affair, sir is freelancer type gig worker, सर जैसा आप पढ़ा रहे हो सर यू आर ऑडिबल। मतलब क्वेश्चंस पूछा था। अब मेरी पर्पस सुनो, 15 मिनट का कर देता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। किसी चीज को हमेशा ना पर्पस से सोचा करो। ये जो कमेंट सेक्शन है ये मैंने इसलिए खोला है कि हम जो पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड डाउट्स ले सके। अगर इस कमेंट सेक्शन में आप अपने फॉर्म फिलिंग, मतलब क्लास के बाद आप अगर जनरल डाउट ले, अभी के लिए आप वहां पर मैसेज ना करें, बिकॉज किसने पूछा है? सर मैंने भी अपनी ग्रेजुएशन डिग्री की जगह फाइनल मार्कशीट डाला है, पता नहीं आगे क्या होगा। मिश्रा जी यहां पे फोकस कीजिए थोड़ी देर के लिए प्लीज। सर फंडामेंटल राइट P1 लेक्चर इन द पॉलिटी। बेटा 1 मिनट के लिए मैं बंद, एक्चुअली में मेरी ही गलती थी, मैंने आप लोगों को मौका दिया मैसेज और डाउट पूछने का। शायद एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स को समझ जाना चाहिए कि वो इस डाउट सेशन को खोलने के लिए, जो चैट सेशन है क्लास में, यहीं पे जो भी डाउट है पूछ लीजिए। चलिए
आइए बात करते हैं, पहले काम की चीजें पढ़ते हैं, जो बच्चा पढ़ने आया उसके ऊपर फोकस करेंगे। इन अदर वर्ड्स, फॉल्ट को इस्टेब्लिश नहीं करना है, जैसे ही कोई भी एक्सीडेंट, इंजरी या डेथ होती है तो कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, सिंपल सा गेम है, ठीक है, दैट इज द थिंग। इट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज, बेसिकली 10 से ज्यादा वर्कर होने चाहिए, ठीक है। तो कोई भी वर्कर हो ऐसी जॉब में, चाहे वो कैजुअल हो, टेम्परेरी हो, अगर वो एम्प्लॉयर के बिजनेस का काम है और उस काम के दौरान अगर किसी का एक्सीडेंट या इंजरी हो जाती है तो कॉम्पनसेशन इज लायबल। इट्स एज सिंपल एज दैट। सिंपल ये बात याद करके रखो। देखो, इस लॉ को सोचते वक्त, लॉ को पढ़ते वक्त हमेशा अपने आप को गवर्नमेंट इमेजिन करो, ठीक है। या तो गवर्नमेंट इमेजिन करो या अपने आप को वर्कर इमेजिन करो, याद करने का जो तरीका होता है। सो यू इमेजिन योरसेल्फ टू बी द गवर्नमेंट और तुम लोगों को एक लॉ बनाना है, ओके। एंड व्हाइल मेकिंग द लॉ कीप ऑन थिंकिंग अबाउट इट, ठीक है। वर्कर्स के लिए लॉ बनाता हूं, एक काम करता हूं, नो फॉल्ट लाइबिलिटी डाल देता हूं, वरना वर्कर कहां से केस लड़के प्रूव कर देगा। सो नो फॉल्ट लाइबिलिटी, ऑलराइट। सेकंड वन, जो भी फैक्ट्री में 10 से ज्यादा लोग हैं वहां पे होना चाहिए, ठीक है, चलिए डन है, 10 से ज्यादा लोग होंगे। विडो, माइनर चिल्ड्रन, विडोड मदर और अदर रिलेटिव्स डिपेंडेंट ऑन द वर्कर। मतलब कि अगर किसी की डेथ हो जाए तो कॉम्पनसेशन किसको जाएगा? कॉम्पनसेशन उसके डिपेंडेंट को जाएगा। डिपेंडेंट कौन होता है? उसकी विडो भी हो सकती है, माइनर चिल्ड्रन भी मान सकते हैं, विडोड मदर भी हो सकती है, बाई चांस से कुछ रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। डिसेबलमेंट 2 तरीके का होता है, एक तो टोटल, आदमी उसके बाद कभी काम नहीं कर पाया, ऐसी इस प्रकार की डिसेबलमेंट हो गई, या फिर बेसिकली पार्शियल, जिससे वो अब पूरी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाते, जैसे सपोज कीजिए कि एक हाथ में चोट लग गई है, राइट। वेजेस का मतलब है मॉनेटरी बेनिफिट्स, ट्रैवल अलावेंस, पीएफ, वीएफ, स्पेशल एक्सपेंस रिइंबर्समेंट को छोड़ के, मतलब वो तो सिंपल वाली बात कर रहे हैं। ग्रेट, परफेक्ट, समझ गए। नाउ द थिंग इज दैट होता क्या है, एम्प्लॉयर की लायबिलिटी क्या है? एम्प्लॉयर इंजरी के लिए पे करेगा अगर वो इंजरी या डेथ एम्प्लॉयर के एरिया में हुई है जहां पे काम करता था वो, या फिर अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई है, जॉब रिलेटेड किसी पर्टिकुलर रिस्क पे। समझने की बात है, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर अगर किसी की इंजरी होगी तो लायबिलिटी बनती है। बट सपोज करो कि एम्प्लॉयर ने किसी आदमी को स्कूटर पे भेजा ये बोल के कि तू ये सामान कहीं पे डिलीवर करा, ये तेरी जॉब का हिस्सा है। अब वो सामान स्कूटर पे लेके जा रहा है और स्कूटर पे कहीं फ्लाईओवर पे, हाईवे पे कहीं पे उसका एक्सीडेंट हो गया, तो इसमें भी एम्प्लॉयर को उसको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा, बिकॉज द इंजरी और द एक्सीडेंट हैपेंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बात समझ रहे हो ना? देखो सीधी सी बात है, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेशन देनी है इंजरी की, डेथ की, या किसी भी प्रकार के डिसेबलमेंट की, राइट, डन है। तो सबसे पहले एक सिंपल रूल बनेगा कि जहां पर भी कैसे भी चोट आ जाए, अगर एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड या एम्प्लॉयमेंट से काम से रिलेटेड आई है तो उस आदमी को इंजरी, उस आदमी को बेसिकली कॉम्पनसेशन दी जाएगी, ठीक है। नो फॉल्ट, वर्कर की गलती है, स्कूटर तेज चला रहा था, उसके बावजूद भी आपको कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी, स्टिल लायबल, अगर वो काम के लिए इन्वॉल्व था तो। बस एक है, ऐसी कोई इंजरी जो कि 3 दिन से कम है, इसकी कोई कॉम्पनसेशन नहीं दी जाती है ना। थोड़ी चोट लग गई, हाथ वाथ पे चोट लग गई, कुछ हल्का फुल्का चोट लग गया, अगर वो 3 दिन की इंजरी है तो उस पर कोई कॉम्पनसेशन नहीं होते, लेकिन 3 दिन से ऊपर की इंजरी होती है तो उसको कॉम्पनसेशन मिलेगी किसी न किसी प्रकार की। वर्कर अगर दारू वारू पिया हुआ है, इंटॉक्सिकेटेड, नशे में था, सेफ्टी ऑर्डर्स को डिसोबे कर रहा था, सेफ्टी गार्ड को रिमूव कर रहा है, ऐसे में कॉम्पनसेशन कैंसिल कर सकते हो, राइट। माना कि वर्कर की अगर इंजरी हो जाती है उसकी बिना गलती की वजह से, उसकी क्लमजीनेस की वजह से हो जाती है, तो कॉम्पनसेशन मिलेगा। लेकिन अगर दारू पी के, इट्स लाइक कि बेसिकली अगर आप गाड़ी चला रहे हो, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो बेसिकली आपको इंश्योरेंस के दौरान आपका एक्सीडेंट से गाड़ी सही की जाती है। लेकिन अगर आप दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, इफ यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल, तो बेसिकली फिर इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, राइट। फिर इंश्योरेंस वाले क्या नाम है, उसके लिए लायबल नहीं रहते। तो सेम थिंग, देयर आर कॉम्पनसेशन, नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन होता है, बट अगर वर्कर इंटॉक्सिकेटेड हो, डिसोबेड सेफ्टी ऑर्डर करता हो, या सेफ्टी गार्ड को रिमूव करने के बाद इंजर्ड हुआ हो, तो फिर बेसिकली ऐसे मामले में वर्कर उसको कॉम्पनसेशन देने से मना कर सकता है। डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन मतलब कि इवन दो एग्जैक्ट फैक्ट्री, एग्जैक्ट कंपनी फ्लोर पे भी एक्सीडेंट नहीं हुआ, कहीं बाहर हुआ, जैसे कि मैंने अभी जो पहले एग्जांपल दिया था कि आदमी कहीं से बाहर निकल रहा हुआ था, आदमी बस से उतर के अपने क्या नाम है फैक्ट्री की तरफ चल रहा था, तो वो बस से और जो फैक्ट्री से चलने का जो पब्लिक रास्ता था, अगर उसमें भी आदमी जाता है तो दैट वुड ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज ए वर्क इंजरी, उसको भी वर्क इंजरी ही बोला जाएगा, राइट। Are we getting it clear? Sir, where can I get the PDF of this video? Anybody? Abhishek. तो अभिषेक पूछा है what if serious injury happened after working time on the way back to home? ये मैंने बताया अभिषेक आपको, सिंपल सी बात है कि अगर एम्प्लॉयमेंट के बाहर है तो यार देखो,
इस पे ना तुम खुद ही लॉजिक लगाओ, इसमें ज्यादा कोई बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है, खुद ही लॉजिक लगाओ। अगर मैं अपना स्कूटर लेके निकल चुका हूं, मेरा शिफ्ट खत्म हो गया 6 बजे, ठीक है, 6 बजे निकल गया हूं, स्कूटर लेके बाहर चला गया हूं मैं, और 10 किलोमीटर दूर जाके एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें मेरी कंपनी कहां से लायबल होगी, किस प्रकार की, वो तो इंजरी अलग है भाई। बात यह है वर्कप्लेस एम्प्लॉयमेंट, वर्कप्लेस में इंजरी होने पे एम्प्लॉयर लायबल होगा। तो एम्प्लॉयर लायबल होने के लिए बनाया है हमने, जितनी कोशिश की है जितना बन सके कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर टाइम और वर्क प्लेस पे है तो फिर तो क्लियर कट है, कोई बड़ी बात नहीं है। फैक्ट्री के अंदर इंजरी हुई है तो डैम डैम। अराइजिंग आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो कॉज्ड बाय जॉब रिलेटेड रिस्क, मतलब कि मैं ट्रैवल कर रहा था लेकिन उस समय मैं जॉब वाला काम कर रहा था, तो मिल जाएगा। और कभी कभी नोशनल एक्सटेंशन, नोशनल एक्सटेंशन का मतलब ये देखिए यहां पे जो है डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्ट फैक्ट्री के प्रीमाइसिस में इंजरी होने का नहीं है। हो सकता है फैक्ट्री के आप पास जाने लग रहे हो, उस रास्ते में आपका एक्सीडेंट हो जाए, तो भी बेसिकली वर्कप्लेस इंजरी है। स्पेशली एक्सटेंड्स द एम्प्लॉयर्स लायबिलिटी बियॉन्ड द स्ट्रिक्ट लिमिट्स ऑफ वर्कप्लेस एंड वर्किंग आवर्स। इसका कहने का मतलब है कि कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिर्फ एग्जैक्ट टाइम और प्लेस से फंक्शन नहीं करता है, नोशनली उस एरिया उस सिचुएशन में भी आ जाते हैं, जैसे कि कम्यूट कर रहे हो या ट्रांजिट फैसिलिटी में हो। मतलब कि बेसिकली आप सपोज कीजिए, देखिए आप अगर अपनी गाड़ी लेके, सपोज कीजिए अगर आप अपनी बाइक लेके जा रहे हो और शाम को घर पे एक्सीडेंट, रास्ते में जाते वक्त एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आप कंपनी की बस में जा रहे हो और इस बस का एक्सीडेंट हो जाए, तो ये हो गया कंपनी का ट्रांजिट, इसमें आपको वर्कप्लेस क्या नाम है वो मिल जाएगा कॉम्पनसेशन। ये बात ध्यान रखिएगा, छोटा सा क्लिक है, ठीक है। एग्जाम्पल कम्यूटिंग, सो ये देखो यहां पे एग्जाम्पल मैंने कुछ दिए भी हुए हैं। अगर फैक्ट्री रिमोट एरिया में है और एम्प्लॉयर एक कंपनी बस दे देती है, तो कंपनी का अगर बस एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसमें आपको कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर वर्कर फैक्ट्री गेट को क्रॉस करता है और नियर बाय एरिया में क्या नाम है वहीं पर पास में पहुंचते पहुंचते ही कहीं पे एक्सीडेंट हो गया, तो बेसिकली वो कवर हो। अब वर्कर एक पर्सनल खुद ही चला गया बाहर एक बार शॉपिंग के लिए, और फिर मतलब कहीं पे खुद और अपने फ्रेंड के प्लान पे चला गया, फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया। बेसिकली क्या होता है, देखो देर आर 90% ऑफ द प्लेसेस जहां पे क्लियरली डिसाइडेड है कि ये फैक्ट्री है, ये काम कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। बट देर आर 5 से 10% थोड़े से ग्रे एरिया है, तो उसमें से कुछ जो है ना ये सुप्रीम कोर्ट के केसेस ने डिसाइड कर रखा है। तो ये था एक बेचारा एम्प्लॉय था, वो बस में इंजर्ड हो गया, कंपनी ने कॉम्पनसेशन देने से मना कर दिया, उसने केस कर दिया। तो फिर कोर्ट ने बोला कि यार अगर ट्रांजिट में और तुम्हारी कंपनी की बस में ही हुआ तो वो कंपनी का ही माना जाएगा, एम्प्लॉय इसको कॉम्पनसेशन दो। तो दीज थिंग्स ये डिसाइड नहीं किए थे लॉ ने, ये फाइनली कोर्ट केसेस में निकल के कुछ सिचुएशंस आई। तो इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ ये आपको जो हमारा ईपीएफओ का एग्जाम है उसमें ना कुछ केस स्टडीज बना के देंगे, दे विल ट्राई टू मेक आउट सम केस स्टडीज। वो केस स्टडीज में आपको इतना जो जो पूछा जा सकता है, इससे मैक्सिमम इनके पास है नहीं एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट में। अच्छा, अब यहां पे ट्रिक है जो थोड़ा सा बना सकते हैं कि कॉम्पनसेशन का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। देखिए यहां पे कमाल की बात है, ध्यान से सुनिएगा। 50% ऑफ मंथली वेजेस इनटू एज फैक्टर, या फिर 1,20,000 जो भी ज्यादा है। अब ये एज फैक्टर क्या है, ये कमाल की बात है, ध्यान से सुनेंगे। एज फैक्टर एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करना होता है, जो कि इस एक्ट के शेड्यूल 4 में दिया हुआ है। इस बात का मतलब क्या हुआ, देखो क्या होता है, सुनो। अब मेरी एक बात बताओ, सपोज करो एक 30 साल का लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, उसकी इंजरी होगी, वो अपाइज हो गया उसका पैर से बेसिकली, अब वो काम नहीं कर पाएगा। अब इसको कितनी कॉम्पनसेशन देनी है। दूसरा, एक 55 साल का आदमी है, सपोज कीजिए ये इंजरी हो गया, सेम इंजरी, अब ये भी काम नहीं कर पाएगा, इसको कितनी कॉम्पनसेशन देनी है। तो सवाल ये है कि ये दोनों की कॉम्पनसेशन अलग बनती है। क्यों? क्योंकि इस आदमी की एज में सिर्फ ये लेट्स से कि 3 साल और काम कर सकता था, लेकिन ये वाला जो लॉजिक दूसरे वाला आदमी है, इसके 28 साल बचे हुए थे काम करने के, ठीक है। सबका दोनों का अलग अलग दोनों की अलग अलग वैल्यू हुई ना बचे हुए काम की। तो इसीलिए इस एक्ट के शेड्यूल में दिया हुआ है फैक्टर, क्या दिया हुआ है, एज फैक्टर, इट्स अ नंबर। जैसे कि आप समझ लीजिए कि अगर 30 साल के बंदे का एक्सीडेंट हुआ तो एज फैक्टर है 297, या फिर अगर 55 साल के फैक्ट हुआ तो ऐसे वहां पे एज फैक्टर दे रखा होगा 187। वो फैक्टर पहले से ही डिसाइडेड है कि वो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से निकाले गए हैं कि भाई जिसकी जितनी कम एज उसका उतना बड़ा फैक्टर। तो अगर इसकी सैलरी 15,000 थी तो 15,000 इंटू 297 इतनी कॉम्पनसेशन मिलेगी। और इसकी 55, फिर मतलब क्या नाम है, इसकी सैलरी लेट्स से कि 20,000 थी,
तो इसका इसका फैक्टर छोटा होगा तो इसकी कॉम्पनसेशन थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि ये थ्योरी ये है कि एज की वजह से, सॉरी, अपाहिज होने की वजह से या फिर डेथ होने की वजह से किसका कितना फ्यूचर नुकसान हुआ, तो उसको निकालने के लिए ये एज फैक्टर निकाला जाता है। तो अगर यहां पे देखें 50% ऑफ मंथली वेजेस, तो लेट्स से कि कोई आदमी 15,000 रुपए कमाता था, तो 7,500 रुपए इंटू एज फैक्टर। एज फैक्टर अगर छोटा होगा तो यंग होगा तो ज्यादा एज फैक्टर, बड़ा होगा तो लेट्स से कि छोटा एज फैक्टर, और उसके बाद नंबर निकाल दो। लेकिन 1,20,000 मिनिमम है, ये तो देने ही देने हैं, ऊपर आएगा तो अच्छी बात है, ये वाली फैक्ट है। ठीक है, गॉट इट। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट 60% इंटू एज फैक्टर और 1,40,000। अगर डेथ हो जाती है तो ये है, अगर परमानेंट डिसेबलमेंट हो जाती है तो 60% इंटू एज फैक्टर, अगर परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट हो जाती है तो परसेंटेज ऑफ पार्शियल डिसेबलमेंट बेस्ड ऑन द इंजरी टेबल और मेडिकल असेसमेंट, और टेम्पररी डिसेबलमेंट है तो 25% ऑफ मंथली वेजेस पेड हाफ मंथली फॉर अप टू 5 years। मतलब ये इन्होंने पूरा का पूरा कि भाई किसी की डेथ है तो कितनी कॉम्पनसेशन है, कोई परमानेंटली डिसेबल्ड है तो कितनी कॉम्पनसेशन है, परमानेंटली पार्शियली डिसेबल्ड है तो कितनी है, टेम्पररी डिसेबलमेंट है तो कितनी है। सबसे ज्यादा किस में मिल रही है, नोटिस करना, परमानेंट डिसेबलमेंट में, क्योंकि डेथ में 50% ऑफ मंथली वेजेस है, लेकिन परमानेंट डिसेबलमेंट में 60% है, क्योंकि ये आदमी जिंदा रहेगा, इसको तो पैसों की ज्यादा जरूरत है। डेथ वाले जो पैसे हैं वो डिपेंडेंट वाले के पास चले जाते हैं, राइट, नॉट अ प्रॉब्लम, दैट इज इट। सेकंड, या दैट इज इट। बाकी उसके अलावा अभी 2017 का जजमेंट था, वर्कर्स को अपने राइट्स बताने पड़ते हैं, ये कोई खास बड़ी बात नहीं है, इसको क्वेश्चन में पूछा नहीं जा सकता। पेनल्टीज लगती हैं अगर वो पेमेंट टाइम से ना हो तो, ठीक है। कम्यूटिंग भी कवर की जाती है, इसके लिए केस आपसे हमारा ईपीएफओ पूछेगा नहीं, चिंता मत कीजिएगा इन चीजों के बारे में, राइट, गॉट इट। चलिए बात करते हैं, कोर्ट कैन रेज डिसेबिलिटी, ठीक है, चलिए, दैट इज इट। डिड वी गेट इट? देखो, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि कुछ डॉक्ट्रीन क्या होते हैं, नॉशनल एक्सटेंशन का डॉक्ट्रीन क्या होता है, या फिर बेसिकली नो फॉल्ट लायबिलिटी क्या होती है, और उसके बाद ये 4 डिसेबलमेंट के जो कॉम्पनसेशन है इसका थोड़ा सा रट्टा हुआ होना चाहिए, ज्यादा नहीं है, ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स लॉ नहीं है, सिर्फ उसमें हल्का सा पता होना चाहिए कि भाई अगर डेथ हो जाती है तो 50% ऑफ वेजेस इनटू एज फैक्टर, 1,20,000 से ज्यादा हुआ तो वो, 1,20,000 से कम हुआ तो 1,20,000 तो मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। दैट इज द कॉम्पनसेशन दैट द कंपनी हैज टू प्रोवाइड। सिमिलरली इन द केस ऑफ द परमानेंट डिसेबलमेंट, आदमी परमानेंटली डिसेबल हो गया है, राइट, कुछ ऐसा हो गया है, तो उसकी भी 60% इंटू वेजेस, मतलब एज फैक्टर के साथ मिला के। सीधी बात है, यस और नो, सिंपल लॉ था, कोई बड़ी बात नहीं थी। नाउ मैं आपको पहले भी याद दिलाया था स्टार्टिंग में, 2 लॉ हैं यार, ये दोनों के दोनों थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से कर देंगे, ठीक है। बाकी आपको मैं अलाउ भी कर दूंगा, बाकी इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करना, लेकिन ये वाले जो 2 लॉ हैं, ईपीएफओ, ये तो वैसे ही इंपॉर्टेंट है, मतलब इज्जत इसकी देखो ना, ये तो हमारी जॉब ही यहीं पे चाहते हैं हम, तो ये नहीं आया तो भाई गड़बड़ हो सकता है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस वाला ये एक्ट जरूर है। क्वेश्चन आस्क्ड लास्ट टाइम ऑन अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन। अब देखो, चैतन्य भारती, मतलब ये है हमारी प्यारी बच्ची, मैंने बोल रखा है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन रट वटा के आने हैं, देखो मतलब जितना रट सको उतना अच्छी बात है। अब भारती को पता है कि भाई ये अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन पे पिछला क्वेश्चन आया हुआ है। वेल भारती जी, मैं खैर रिपीट भी होते हैं, मतलब दोबारा भी पूछे जा सकते हैं। मैं एक्चुअली मैं कहने वाला था कि चलो एक बार पूछ लिया तो इसका मतलब अगली बार नहीं पूछेंगे, बट ईपीएफओ है, इनके पास लेबर लॉज में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है पूछने को, तो लेबर लॉज में तो रिपीट भी किया, मतलब देखो हिस्ट्री में तो रिपीट नहीं करते हैं ये कभी भी, और करंट अफेयर भी कभी रिपीट नहीं होता, बहुत क्वेश्चन है ना उसमें तो, पर लेबर लॉज में ज्यादा नहीं है, लेबर लॉज में रिपीट भी करेंगे, तो वो पुराने वाले करके चलिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। ईएसआई एक्ट और ईपीएफओ एक्ट, ये वाला ईपीएफओ एंड एमपी एक्ट, ये वाला याद करेंगे। ईएसआई एक्ट पे ध्यान देते हैं। सिंपल प्रॉब्लम क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बेसिकली एम्प्लॉय की मेडिकल और कैश इंश्योरेंस करवानी है, ठीक है। उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन है वो, और वो इंश्योरेंस, जैसे इंश्योरेंस का क्या सिस्टम होता है, आप जैसे कि आप इंश्योरेंस खरीदिए, 1,000 रुपए का हर महीने का क्या नाम है, प्रीमियम भरिए, ईएमआई प्रीमियम भरिए, और अगर कोई इमरजेंसी हो गई तो फिर आपका इलाज कर दिया जाएगा।
इस जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है। मेडिकल इंश्योरेंस क्या है कि आप किसी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाइए, आप बोलिए कि मेडिकल इंश्योरेंस मेरा कर दीजिए, तो आपको एक प्राइस बताएगा कि ठीक है आपको हर महीने जैसे कि आपको पूरे साल में 25,000 रुपए देने पड़ेंगे। आप 25,000 रुपए दे देंगे और आपकी मेडिकल इंश्योरेंस हो गई। अब अगर आपका कभी कोई बीमारी होती है तो आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाइए, अब कितना भी पैसे का खर्चा हो वो हॉस्पिटल आपका इलाज करेगा, क्योंकि आपने पहले से इंश्योरेंस ले रखी है। तो माना आप 24,000 रुपए साल के बढ़ रहे थे, लेकिन अगर आपका इलाज में 5-10 लाख रुपए का भी खर्चा हो गया तो वो इंश्योरेंस कंपनी भरेगी। ठीक है, इसको कहते हैं इंश्योरेंस। तो ऐसे वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस करवाने के लिए एक स्कीम बनाई है जिसका नाम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1948। क्या करना है भाई, ये एक तो कॉम्पनसेशन है, चलो वो तो ठीक ही है, बट अब उसको इंप्रूव कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव सोशल इंश्योरेंस करके। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, एक तो एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉय और एक गवर्नमेंट, ये तीनों लोग कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं। वो कंट्रीब्यूट करके वो बेसिकली प्रीमियम भरा जाता है और उसके बाद जो भी जिस भी बंदे को इंश्योरेंस की जरूरत होती है वो इंश्योरेंस दे दी जाती है। दो प्रकार के इंश्योरेंस है, जरूरत पड़ने पे मेडिकल इंश्योरेंस मिलती है एंड जरूरत पड़ने पे कैश भी मिलता है। मतलब कि डिसेबिलिटी, इंजरी, मिटरनिटी कुछ हो जाए तो उस पर बेसिकली पैसे भी दे दिए जाएंगे, और अगर कोई बीमारी है तो उसके लिए हॉस्पिटल्स होते हैं जहां पे जाके आप इलाज भी करवा सकते हैं। आइए देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं पूरा का पूरा। तो बेनिफिट जो है, कैश भी है, मेडिकल भी है। दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि या तो जनरली आप देखोगे किसी में कैश है, जैसे एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन है उसमें सिर्फ कैश है, उसमें सिर्फ आपको कैश बेनिफिट मिल रहा है। आप किसी और में देखोगे तो जनरली स्पीकिंग मेडिकल बेनिफिट होते हैं। ये एक यूनिक स्कीम है जिसमें दोनों है, देयर इज कैश बेनिफिट आल्सो, देयर इज मेडिकल बेनिफिट्स आल्सो, सो दिस इज इंटरेस्टिंगली यूनिक। अब यहां पे सबसे पहले क्या है, नॉन सीजनल फैक्ट्री जिसमें 10 से ज्यादा वर्कर होते हैं, गवर्नमेंट चाहे तो इसको किसी में भी इंक्लूड कर सकती है, शॉप, होटल, सिनेमा, ट्रांसपोर्ट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट स्कूल और हॉस्पिटल। अगर कोई प्राइवेट कंपनी चाहे, प्राइवेट कंपनी भी बेसिकली इसमें अप्लाई कर सकती है कि भाई गवर्नमेंट को बोल सकती है वो जाके कि हमें ईएसआई स्कीम में पार्टिसिपेट करना है, तो गवर्नमेंट उसके प्रपोजल को लेके उसको ईएसआई स्कीम में एंट्री कर सकती है। फिर वो जो प्राइवेट कंपनी होगी वो हर एक इंडिविजुअल का, जितने भी उसके एम्प्लॉयज होते हैं, उसका प्रीमियम भरती रहेगी। अब प्रीमियम का रूल क्या है, वेज सीलिंग 21,000 से नीचे वाले जो लोग होते हैं, 21,000 से कम सैलरी वाले और फिजिकल डिसेबिलिटी में 25,000 से कम कमाने वाले, उनको कंपलसरी ईएसआई करवाना पड़ता है। यहां पे इफ सैलरी क्रॉसेस, उसके बावजूद भी फिर वो कंटिन्यू उनके साथ रहेगा। एक बार जो हो गया उसके बाद परमानेंटली रहेगा जब तक उसके पास है। बफरिंग हो रही है, मैं देखता हूं, रुको एक सेकंड होल्ड कीजिए। लेट मी चेक इफ इट इज बफरिंग, होल्ड ऑन। हेलो, अब मुझे लगता है अब नहीं होगी। कैन वी टॉक हियर नाउ? अब नहीं होगी शायद, होपफुली। अब नहीं होगी, नाउ विल बी ओके। ओके, नाउ विल बी ओके, आई होप सो। मैं खुद भी एक बार देख लेता हूं वीडियो। कैन यू हियर मी? अब नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। आई थिंक आई चेंज द सेटिंग, शायद उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अब मुझे लगता है कि इट्स गोइंग टू बी फाइन, राइट? परफेक्ट। अगर हो तो मुझे बता दीजिएगा, चलिए, ग्रेट। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मेन कॉन्सेप्चुअल बात है, वो याद करके जाना है। ये क्या करते हैं, ये काम कैसे करती है? दिस इज अ वेरी यूनिक स्कीम। ये काम करती है कंट्रीब्यूशन और बेनिफिट पीरियड में। मतलब कि आप अप्रैल से सितंबर तक कंट्रीब्यूट करोगे और आपको बेनिफिट मिलेगा जनवरी से जनवरी तक नेक्स्ट ईयर, जनवरी से जून तक। क्या मतलब हुआ? समझो मेरी बात को ध्यान से समझो। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में एक यूनिक बात है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में एक यूनिक बात है, आप 6 महीने कंट्रीब्यूट करते हो, उसके बाद 3 महीने का गैप होता है और उसके बाद 6 महीने की कवरेज मिलती है। अर्थात जैसे कि अप्रैल मई जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर,
अप्रैल से लेके सितंबर तक आप कंट्रीब्यूट करेंगे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपको कवरेज नहीं मिलेगी, अगले साल जनवरी से लेके जून तक कवरेज मिलेगी। दिस इज द सिस्टम। ध्यान से देखिए, कंट्रीब्यूशन अगले अक्टूबर से मार्च तक कंट्रीब्यूट करोगे और फिर बेनिफिट मिलेगा जुलाई से दिसंबर तक। बेसिकली सिस्टम क्या है, ईएसआई स्कीम के साथ जो सबसे यूनिक कॉन्सेप्चुअल बात है उसको याद रखना कि ये 6-6 महीने के सीक्वेंस पे चलती है। आप 6 महीने कंट्रीब्यूट करते हो, आपको 6 महीने की कवरेज मिलती है, आप फिर 6 महीने कंट्रीब्यूट करते हो, फिर 6 महीने की कवरेज, फिर 6 महीने, फिर 6 महीने की। लेकिन इसमें एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है, क्या कि जो 6 महीने कंट्रीब्यूट करता है उसके बीच में 3 महीने का गैप होता है और फिर 6 महीने तक बेसिकली उसको कवरेज मिलेगी। ये एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए बेसिकली इन्होंने खाली छोड़ रखा है स्पेसिफिकली। ये बड़ी यूनिक सी सिचुएशन कर रखी है इन्होंने क्रिएट, कि वैसे तो जनरली आप बस अपना इंश्योरेंस भरते रहो और आपको बेसिकली जब मर्जी इंश्योरेंस मिल जाएगा, जरूरत पड़ती है। पर यहां पे इट फंक्शंस अकॉर्डिंग टू 6 मंथ, 6 महीने का। ये देखो ना यार, ठीक है, मैं भी क्यों पैशनेट हो रहा हूँ, मैं आपको आराम से कैजुअली समझाता हूँ। मुझे भी लगा थोड़ा सा फॉर्मली हो गया मैं ज्यादा, है ना। थोड़ा कैजुअली समझते चीजों को, कोई खास मुद्दा नहीं है। खुद को अपने आप को वर्कर समझो, एकदम गरीब आदमी की तरह समझना है। तुम सोच रहे हो कि तुम अफसर बनोगे, ठीक है, अफसर बनोगे जब तुम अपनी सोच एकदम गरीबों जैसी करोगे। वर्कर हो तुम, एक प्रकार के ब्लू कॉलर गरीब आदमी हो तुम, ठीक है। अब गरीब आदमी होने के बाद तुम काम कर रहे हो, याद रखना। काम करते वक्त देखो, हर चाहे आदमी अमीर हो या गरीब, आदमी को क्या चाहिए, इंश्योरेंस जरूर होनी चाहिए सबके पास। तो तुम जहां कंपनी में कर रहे हो, तुमको करा दिया भाई 6 महीने, क्या नाम है, एक एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में एंट्री। कंपनी में पहले भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉय थे, तुम्हारा भी नाम एंट्री करवा दिया। तो तुमने यहां पे अप्रैल में ज्वाइन किया था, जॉब कर ली, अप्रैल में तुम्हारी सैलरी गई, तो तुम्हारी सैलरी से कुछ कंट्रीब्यूशन तुमने भेजा, कुछ एम्प्लॉयर ने भेजा ना। वो क्या प्रोपोर्शन पे जाता है, एम्प्लॉयर भेजता है 3.25% ऑफ योर वेज। तुम्हारी वेज का 3.25% एम्प्लॉयर अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करेगा और तुम करोगे 0.75%। ठीक है, पीएफ में बराबर होता है, प्रोविडेंट फंड में 12% होता है, लेकिन यहां पे एम्प्लॉयर कर रहा है ज्यादा। एम्प्लॉयर आपकी वेज का, जैसे आप 15,000 रुपए कमाते हो तो उसमें से 3.25% कॉन्ट्रीब्यूट कर देगा इस स्कीम के अंदर, और आप भी अपनी तरफ से 0.75% कर दोगे। ऐसा करोगे, फिर उसके बाद आप मई में करोगे, फिर जून में, फिर जुलाई में, फिर अगस्त में, फिर सितंबर में। तो इसको देख के आपको लगेगा कि भाई मजा आ गया जिंदगी में, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तेज गाड़ी चला लेता हूँ, एक्सीडेंट हो गया तो मेरा तो इलाज हो जाएगा, ऐसा मन में आएगा तुम्हारे। जब इंश्योरेंस है तो फिर मौत से क्या डरना, राइट। बट नहीं, अभी डरना है, थोड़े दिनों बाद मौत का डर खोलना है। क्या है कि जब पहले 6 महीने हो जाते हैं तो अभी आपको इंश्योरेंस मिलना शुरू नहीं होता है। देयर इज अ गैप ऑफ 3 मंथ्स माय डियर, है ना, गैप ऑफ 3 मंथ, 3 महीने का गैप है बच्चे। मैं थोड़ा सा ज्यादा ही फॉर्मल हो गया था इंश्योरेंस पढ़ाते वक्त, चिल मार के पढ़ते हैं, लाइफ में चीजें तभी याद होती है जब चिल रहेगा। 3 महीने का गैप, अब आपको अगले 6 महीने की फुल फ्लेजेड क्या है, इंश्योरेंस मिली हुई है, यहां से जनवरी से जून तक की। अब चलाओ तेज स्कूटर, अब मत घबराओ, क्योंकि अब एक्सीडेंट हो जाएगा तो घर में बैठे हुए ही आपको हॉस्पिटल से इलाज मिल जाएगा। अब नहीं डरना है मौत से, क्योंकि इंश्योरेंस जिस आदमी के पास है उसे यमराज से डर नहीं लगना चाहिए। अब हो गया तुम्हारा जज्बाती मैटर। देन यहीं पे सितंबर से, यहां से फिर अक्टूबर से, अब देखो तुम इस 3 महीने में तुम पेमेंट तो करते रहोगे ना, अपने 3.25% तो जाता ही रहेगा इंश्योरेंस में। यहां अक्टूबर से लेके फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 6 महीने की आपने पेमेंट कर दी। अब ये 6 महीने की पेमेंट के बाद क्या होगा, 3 महीने का गैप होगा, ये 3 महीने का गैप मिल गया। लेकिन अब उसके बाद ये जुलाई से लेके आपको पूरी की पूरी दिसंबर तक की वो मिल जाएगी। तो पूरा साल है, पूरा साल है आपका इंश्योर्ड। लेकिन देयर इज ए फ्लो, एक फ्लो है कि भाई स्टार्टिंग में ज्वाइन करने पे पहले 6 महीने पेमेंट करोगे, 3 महीने का गैप होगा, अब होगी कवरेज स्टार्ट, और उसके बाद साइकिल बन जाएगी परमानेंट कवरेज की। ठीक है, ग्रेट, लेट्स गो एंड डू इट। सो ये जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो है मेनली एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम में चलता है, टाइम साइकिल लिंकिंग है।
तो ईएसआई फंड पे कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बाद जो बेनिफिट होता है सिकनेस, मैटरनिटी या डिसेबलमेंट का, वो 3 महीने के बाद मिलता है। बस ये थोड़ा सा कैच है। तो ये 2 6 महीने के कंट्रीब्यूशन पीरियड दिए हुए इन्होंने 1 साल के अंदर। दिस इज मतलब ये इन्होंने सिस्टम मैनेजमेंट का ऐसे बना रखा है। इस पे क्यों बना रखा है आप ये कहेंगे, दे हैव जस्ट क्रिएटेड इट लाइक दिस। 1948 की बात थी, उस समय कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इनको वो प्रोसेसिंग करनी पड़ती थी डॉक्यूमेंट्स की। So they took the 3 months and because it was written in law, so it continues till date। आज भी वैसा ही चल रहा है। वैसे आप चाहें तो ये खुद ही कर सकते हैं। ये आपको जो मैंने समझाया उसकी समरी है, अगर आप पढ़ना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वही एग्जाम्पल है। रवि अगर मई 2024 में काम करना स्टार्ट करेगा तो मई से सितंबर 2024 तक तो वो पेमेंट करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। उसका बेनिफिट पीरियड जनवरी से स्टार्ट होगा, जनवरी टू जून स्टार्ट होगा, उससे पहले नहीं होगा। गलती से उसको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जरूरत पड़ गई ना, तो ही वुड नॉट बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ इट बिकॉज द बेनिफिट पीरियड विल स्टार्ट लेटर ऑन। So if he falls sick in August, he cannot claim that benefit। तो स्टार्टिंग में, बट हाँ, एक बार अगर 9 महीने हो जाते हैं, 9 महीने हो जाने के बाद फिर तो वो साइकिल ऐसी बन गई है कि आप कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यू कैन ऑलवेज गेट इट। गेट द पॉइंट? आई होप सो। मैंने बताया ना, देखो एक बार अगर हो गया तो अब वो साइकिल बन गई परमानेंट। आप नोटिस कीजिए, अब देखो परमानेंट साइकिल, यहां से अप्रैल से लेके ये अप्रैल में स्टार्ट हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इसने पेमेंट की। सिर्फ ये वाला 3 महीना खाली है बस। इसके अलावा इन 6 महीने से ये 6 महीने की कवरेज मिल गई, और ये 6 महीने में जो अक्टूबर से मार्च तक की क्या नाम है कंट्रीब्यूशन की थी, इससे जुलाई से दिसंबर की मिल गई। अब एक बार साइकिल बन गई परमानेंट, अब बनती रहेगी, अब इसको कांस्टेंट मिलेगी। सिर्फ स्टार्टिंग का है, जैसे आपने जॉब स्टार्ट की है, पहली बार जिंदगी में जॉब कर रहे हो, तो 3 महीने का गैप है जिसमें नहीं मिलती है। अगर एक बार ये 3 महीने क्रॉस हो गए तो भाई तुम्हारे पास ईएसआई है, फिर नहीं छूटेगा, फिर तो लॉजिकली ऑटोमेटिकली होता रहेगा। राइट? आज ये चलिए आगे बात करते हैं। प्रिया स्टार्ट्स वर्किंग इन द नवंबर 2024। चलिए ये तो हो गया, आपने कर लिया इसका बाद। तो ईएसआई की ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बनाई हुई है। इसमें यूनियन लेबर मिनिस्टर जो होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ये लोग इनको डिसाइड करते हैं कि कितनी कॉम्पनसेशन मिलेगी, किस प्रकार से काम किया जाएगा। ईएसआई फंड, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज रेगुलेशंस जो है ईएसआई से रिलेटेड। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अलग से डिस्पेंसरीज और हॉस्पिटल बनाती रहती है गवर्नमेंट, जहां पे कोई भी वर्कर जाके अपना इलाज करा देता है। बहुत सस्ता इलाज होता है, जिसको भी मिल जाए उतना बहुत अच्छा है। फंडिंग कंट्रीब्यूशन का क्या तरीका है? एम्प्लॉयर जो है वो 3.25% कंट्रीब्यूट करता है, और जो वर्कर होता है, मतलब जो काम करने वाला है, एम्प्लॉई जो है, वो 0.75% ऑफ वेजेस को कंट्रीब्यूट करता है। वर्कर जो 176 रुपए प्रतिदिन से कम कमाते हैं, उनको 0 रुपए देने हैं। उनका एम्प्लॉयर जरूर देगा 3.25, वो तो देगा ही देगा, पर इनके एम्प्लॉयर को कुछ मतलब खुद नहीं करना पड़ता है। वेजेस की डेफिनेशन वही है, बेसिक पे, डीए, एचआरए, कमीशन, ठीक है, उसमें कुछ छोड़िए, वो आएगा भी नहीं आपको। बेसिकली बेनिफिट्स आफ्टर 9 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ ज्वाइनिंग। कुलदीप, यू आर राइट इन अंडरस्टैंडिंग इट कि बेसिकली बेनिफिट जो है वो 9 महीने बाद मिलते हैं। हावेवर ईपीएफओ में ये साइकिल पूछेंगे, और वो साइकिल फिक्स्ड है, वो अप्रैल से सितंबर और उसके बाद अक्टूबर से मार्च, ये फिक्स है साइकिल। तो मतलब ये क्या नाम है, हमें कॉन्सेप्चुअली अंडरस्टैंड करने के लिए सही है कि 9 महीने के बाद बेनिफिट मिल जाते हैं, बट इन द एग्जाम दे आर गोना गो आफ्टर दैट साइकिल विच इज फिक्स्ड। वो अप्रैल से मतलब क्या नाम है सितंबर, वो साइकिल फिक्स्ड है अप्रैल से सितंबर की। अच्छा, अब ऐसे पूछेंगे आपसे कि अप्रैल से सितंबर में कौन सा पीरियड कवर हो रहा है, अगर एप्लीकेशन बेसिस, तो अप्रैल 2024 में जॉब करने लगा और सितंबर 2024 तक उसने कंट्रीब्यूशन किया, इसका कवरेज कहां से होगा? जनवरी टू जून 2025। ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो वो 9 को कॉन्सेप्चुअली याद रखना, पर ये पूछेंगे इसी साइकिल, ये 6 महीने वाली साइकिल पे। तो वो रैंडम वर्ड नहीं है समझाने के लिए, वो एग्जैक्ट साइकिल है जो ये फॉलो करते हैं, अप्रैल टू सितंबर की और उसके बाद अक्टूबर टू मार्च की। ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ भी नहीं होंगे हुसैन, नहीं, पहले 9 महीने में कुछ भी कवर नहीं होगा बेटा, पहले 9 महीने में कुछ भी कवर नहीं होगा, एक 9 महीने का फर्स्ट 9 मंथ का कुछ भी कवर नहीं होगा। ठीक है, बेनिफिट क्या मिलते हैं यार? फुल केयर फॉर इंश्योर्ड एंड फैमिली फ्रॉम डे 1, ओपीडी, हॉस्पिटल,
पोस्ट रिटायरमेंट भी मिल जाता है, अगर आप ईएसआई में कंट्रीब्यूट करते रहे तो पोस्ट रिटायरमेंट भी मिलते रहते हैं। सिकनेस बेनिफिट 70% वेजेस अप टू 91 पर डेज, 78 डेज का कंट्रीब्यूशन चाहिए। मतलब कि अगर आप बीमार हो और काम नहीं कर पा रहे हो तो कैश बेनिफिट मतलब कैश मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि 91 दिन की कम से कम सैलरी मिल सकती है आपको पूरे साल में। अगर आप 91 दिन से ज्यादा बीमार हुए तो सैलरी नहीं मिलेगी। मतलब जैसे सपोज कीजिए कि आप बीमार हो गए एंड यू आर नॉट एबल टू वर्क, सो दे विल गिव यू कैश। मतलब इंश्योरेंस है, मतलब मैंने बताया था कि मेडिकल और कैश दोनों इंश्योरेंस मिल रहा है। तो जो आदमी बीमार है उसको तो बेसिकली बीमार आदमी को तो मिल ही रहा है, हॉस्पिटल ओपीडी ओपीडी में अपना इलाज करवा सकता है। पर सपोज करो बीमार है और जॉब मतलब काम पे नहीं जा पा रहा है, मतलब इस प्रकार का बीमार हो गया कि काम ही नहीं कर पाता है, तो उसको 70% वेजेस मिलती है अप टू 91 डेज की। 3 महीने तक के तो बेसिकली पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर सपोज करो चौथे महीने में बीमार हो तो फिर पैसे मिलने बंद हो जाएंगे, राइट। नो डाउट अबाउट इट। एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट 80% वेजेस अप टू 2 इयर्स। कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनके लिए 2 साल तक पैसे मिल सकते हैं। एनहांस सिकनेस बेनिफिट 100% वेजेस फॉर स्टेरिलाइजेशन लीव। वैसेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी के लिए जो छुट्टी मिलती है उसमें 100% वेज भी दी जाती है। अंडरस्टैंड? नहीं? हाँ, किसमें क्या बड़ी बात है, देखो सीधी सीधी बात है। If I start working from June, will I be eligible to contribute in April to September period? हाँ, यस। आप जून में कर रहे हो ना, तो वो आपका पीरियड पूरा अप्रैल टू सितंबर ही काउंट किया जाएगा। आपने जून में स्टार्ट किया तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ही काउंट होगा। वो आपका दैट पीरियड वुड बी कंसीडर्ड कि आपने इस पीरियड में ही कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया है। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलता है 100% वेजेस फॉर 26 वीक्स, 12 वीक्स फॉर एडॉप्शन और सरोगेसी। डिसेबलमेंट बेनिफिट भी मिलता है, डिपेंडेंट बेनिफिट भी मिलता है, फ्यूनरल एक्सपेंसेस भी मिल जाते हैं एंड सो ऑनवर्ड्स। मतलब कि ये ईएसआई के बेनिफिट्स हैं। इसमें बेसिकली समझाने से ज्यादा आपको रटने की आवश्यकता है थोड़ा बहुत। आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू रटना ऑल ऑफ इट। मैं आपको बता देता हूं क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे पहले तो आपको ये वाली बात को ध्यान रखना रहेगा, इसमें कहां पे फोकस करना है। जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला है मैटरनिटी बेनिफिट पे, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट पे फोकस करेंगे। देयर इज गोइंग टू बी एन एक्ट, जो कि हम मैटरनिटी बेनिफिट का एक्ट करेंगे अभी, ठीक है। उसमें भी इसी प्रकार का कुछ बेनिफिट मिलता है कि और जो लड़की होती है जब प्रेग्नेंट डिलीवरी देती है तो 26 हफ्ते की उसको छुट्टी मिलती है, जिसमें उसको 100% वेजेस मिलती है। तो सवाल यह है कि ईएसआई में भी मिल रही है और मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में भी मिल रही है, ये दोनों किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं। द सिंपल आंसर इज दैट कि जहां पे ईएसआई एक्ट है वहां पे ये लग जाता है, और अगर ईएसआई एक्ट नहीं है तो फिर उसको मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत मिल जाती है। मतलब कि देयर इज, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। पर हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि देयर इज मैटरनिटी बेनिफिट अवेलेबल अंडर द ईएसआई एक्ट ऑल्सो, और एक सेपरेटली मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी है। तो जिन कंपनी में ये लगता है, जिन कंपनी ने ये एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ले रखी है, उनको ये ईएसआई वाले 26 हफ्ते की सैलरी दे देते हैं। जिन्होंने ईएसआई नहीं, जिनके ऊपर अप्लाई होता और जिन्होंने ईएसआई नहीं लेनी होती है, उनको बेसिकली वो कंपनी 26 महीने की 26 हफ्ते की पेड लीव दे देती है। दैट इज हाउ इट गोस। गेट इट? ग्रेट, चलिए बात करते हैं टेम्परेरी वाला बात, और उसमें कोई खास बात नहीं। कंप्लायंस, ठीक है, दैट इज इट। ये जो आपको रटना था यही मैंने आपको बताया था। ईएसआई और इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। जो स्टेट वाला है कॉम्प्रिहेंसिव है, जो ईसी वाला लिमिटेड और नो फॉल्ट कॉम्पनसेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको सिकनेस और एक्सटेंडेड और एनहांस बेनिफिट के लिए, अगर आप कुछ रट्टा लगाना चाहते हो तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लगा लीजिएगा जितना पॉसिबल हो। सिकनेस बेनिफिट, किसी को कोई बीमारी हो गई है तो उसको बेनिफिट मिलता है 70 दिन की, 70% ऑफ वेजेस मिलती है, लेकिन 91 दिन तक मिलती है, बस उससे ज्यादा नहीं। कुछ ऐसी वेजेस हैं जो कि इस एक्ट के अंदर लिखी हुई है, 34 क्रॉनिक डिजीज, अगर वो किसी को हो जाती है तो 2 साल तक की किसी इंडिविजुअल को सैलरी मिल सकती है। और एनहांस सिकनेस बेनिफिट, ये ट्यूबेक्टोमी और वैसेक्टोमी, सिर्फ और सिर्फ स्टेरिलाइजेशन के लिए। अगर मेल स्टेरिलाइज करवाता है तो उसको 7 दिन की छुट्टी मिलती है, 7 दिन की फुल सैलरी मिल जाएगी 100%। और अगर फीमेल स्टेरिलाइजेशन करवाती है तो उसको 14 दिन की छुट्टी मिलती है और 14 दिन की उसको फुल सैलरी मिल जाएगी, राइट। ये तो आसान, ये पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा कि भाई ईएसआई में ये स्टेरिलाइजेशन के पैसे देते हैं,
पैसे का मतलब एक प्रकार का इंसेंटिव है कि किसी आदमी को स्टेरिलाइजेशन करवानी है, वैसेक्टॉमी करवानी है तो करवा लो, 7 दिन की छुट्टी मिलेगी उसको और सैलरी भी पूरी पूरी मिल जाएगी। धन है। फीमेल करवाएगी 14 दिन की छुट्टी मिलेगी और उसको पूरे के पूरे दिन की सैलरी भी मिल जाएगी। दैट इज इट, राइट। प्रियंका कह रही है आई थॉट ऑल द लेबर कॉज एंड सोशल सिक्योरिटी क्लासेस आर फिनिश्ड। व्हाई वुड यू इवन हैव दैट डाउट? like but why would you have, you know, we just did two right, मतलब ये तो हम देख देख के कर करके कर रहे हैं, एकदम बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट पे बता बता के कर रहा हूं हम क्या कर रहे हैं। मैं कोई बच्चा अगर ना भी जा रहा हो तो ये तो मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि कैसे किया हमने। भाई लेक्चर 1 में 4 नए वाले किए थे, ठीक है, ये लेक्चर 1 है। ये लेक्चर 2 में 4 ओल्ड वेज एक्ट, एकदम बिल्कुल, ताकि लास्ट में जब पेपर वाले दिन आए तो तुम मेरे पे ब्लेम ना कर पाओ कि सर क्या छुड़वा दिया था। ये तो मैं बिल्कुल रटा के कर रहा हूं। लेक्चर नंबर 3 में बेटा 3 ओल्ड इंडस्ट्रियल वाले कराए हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट वाले। और ये बेटा आज लेक्चर नंबर 4 है, इसमें सोशल सिक्योरिटी के 9 करवा रहा हूं। सोशल सिक्योरिटी के 9 पुराने वाले एक्ट हैं। और बेटा एक और है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ वाला जो लॉ है, उसमें 13 लॉज हैं, वो हम कल करने की कोशिश करेंगे और पूरा खत्म नहीं हुआ तो परसों भी करेंगे उसको। 5वें वाले लेक्चर में OSH लॉज हैं बेटा। प्रियंका ऐसा कोई मतलब हल्का सा मेरे मुंह से गलती से भी नहीं निकला जिससे आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन हो कि कल खत्म हो गया था, है ना भाई? ठीक है, चलिए कोई बड़ी बात नहीं है, तो कुछ करे। अच्छा दिस इज, ये है भाई, मेरे को तो लग रहा है पर्सनल ले लो इस वाले को, तो एक्ट को दिल से लगा लो इस एक्ट को। भाई इंटरव्यू में अगर EPF एक्ट पूछ लिया और नहीं आया तो मतलब बहुत दुख की बात होगी। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये वो एक्ट है जिससे EPFO बना था और यही एक्ट के तहत आपका EPFO चलता है। और क्या क्या करता है यहां से देख लो ध्यान से। ये जो है EPFO एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ये 3 स्कीम चलाता है बच्चे, ध्यान से देखो। एक तो EPF, कौन सी वाली? EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ठीक है। दूसरी है एम्प्लॉय पेंशन और तीसरी है लाइफ इंश्योरेंस। 3 स्कीम चलाता है। बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि एक अकाउंट में आप पैसे पूल करोगे पूरी जिंदगी, जब तक काम करते रहोगे, ठीक है। लास्ट में जब आप रिटायरमेंट लोगे तो रिटायरमेंट में एक तो मिलेगा आपको लंप सम रिटायरमेंट कॉर्पस, मतलब जैसे अचानक जैसे 15, 20, 25 लाख रुपए इकट्ठे हो रखे होंगे, वो आपको रिटायरमेंट वाले दिन वो 25, 20 जितने भी 25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, जितने भी पैसे इकट्ठे हो रखे हैं वो आपको इकट्ठे सारे पैसे मिल जाएंगे, ठीक है, डन हो गया। दूसरा, एक आपको पेंशन मिल जाएगी मंथली, 4,000, 5,000 रुपए की कुछ ना कुछ पेंशन जो आपकी चलती रहेगी। अब ये किसके लिए है? वर्कर्स के लिए, ठीक है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब वाला की नहीं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अलग से पेंशन वाला सिस्टम चलता है। ये है मतलब भाई अपना वर्कर है, गरीब आदमी है, थोड़े से पैसे जोड़ता रहे 30-40 साल तक, जब काम किया उसने कुछ कुछ पैसे जोड़ के एक पेंशन वाले अकाउंट में जाते रहे। जब वो रिटायर हो, जब वो बूढ़ा हो गया, अब काम नहीं कर सकता है, तो उसको गवर्नमेंट थोड़ी सी 4-4, 5-5 हजार रुपए महीने की पेंशन देती रहती है, ठीक है। और एक एम्प्लॉय लाइफ इंश्योरेंस, अगर बीच में कहीं पे डेथ हो जाए तो उसको एक लाइफ इंश्योरेंस, उसकी फैमिली डिपेंडेंट वाले लोग उनको पैसे मिल जाए। रट्टा लगा लो इसका, बिल्कुल 3 स्कीम, EPF, EPS और EDLI। आप तक आप सोच रहे थे कि एम्प्लॉय EPFO सिर्फ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का काम करता है, बट ये तीनों इकट्ठे चलती है। ध्यान से सुनो, आप देखो, जिनके भी 20 से ज्यादा वर्कर्स हैं, ठीक है, ये उनके ऊपर अप्लाई होती है। अपनी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाली 10 सालों पे अप्लाई होती थी। ऑलवेज कवर्ड, एक बार भी 20 वाले, एक बार जो कवर हो गया वो हो गया, उसके बाद फिर वो कम हो जाए तो भी कोई बात नहीं है। एनी वर्कर इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्टर वाला, EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उनके ऊपर अप्लाई होता है जिनकी 15,000 से कम है सैलरी। ये हम पहले कर चुके हैं, सबसे पहले यही सबसे इंपॉर्टेंट है। 15,000 रुपए मंथ जिसकी वेज होती है उसके ऊपर EPFO मैंडेटरली अप्लाई होता है, बेसिक प्लस DA फॉर मैंडेटरी कवरेज। वी हैव डन इट, एक ही चीज हमें पड़ी है, ये याद करके जाओ। 15,000 वाला सबसे इंपॉर्टेंट फिगर है। EPFO के लिए एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड उसके ऊपर मैंडेटरली अप्लाई होता है जिसकी 15,000। पकड़ के, मतलब जैसे तुम लोगों को, तुम कमिश्नर बन जाओगे कल को, क्या बनोगे तुम? अब असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। पकड़ के EPFO करवा देना। जैसे अपना सुबह सुबह अपनी स्कूटर पे जा रहे हो और अपने, मतलब अब तो तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है तो शादी भी हो गई है तुम्हारी,
अच्छी बड़ी सुंदर सी वाइफ है तुम्हारी, पीछे स्कूटर पे बैठे हुए, मतलब अभी तुम्हारे पास स्कूटर है, माना तुम्हारी जॉब गाड़ी वाड़ी वाली है, लेकिन यू आर ए हम्बल पर्सन, ठीक है, तुम्हें बेसिकली रस्टिक और ओल्ड चीजें पसंद है, मतलब क्या नाम है, यू लाइक द 1990s। तो तुमने अभी जल्दी से अपनी एक मारुति विटारा निकालने की बजाय तुमने कहा कि मैं वाइब लूंगा अभी 2 साल तक, तो तुमने ले लिया स्कूटर बेटा। तुम्हारी वाइफ पीछे बैठी हुई है, याद रखना, क्योंकि सरकारी नौकरी झट से शादी हो जाएगी तुम्हारी ईपीएफओ क्लियर करते ही। अब तुम एपीएफसी कमिश्नर साहब बन गए हो, तुम जग गए कहीं पे, तुमने रास्ते में एक वर्कर को देखा और पकड़ के उसको वहीं पूछ लेना, प्रोविडेंट फंड भरा रखा तुमने? कहते नहीं सर। कितनी सैलरी है? 14। वहीं पकड़ के उसका प्रोविडेंट फंड बनवा देना तुम्हें। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है, अब हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। तुम्हारा पूरे के पूरे शहर में दहशत होनी चाहिए कि जहां सर किसी वर्कर को देख लेते उसी का वहीं पे प्रोविडेंट फंड अकाउंट खुलवा देते। ये दहशत फैलनी चाहिए। बाद में फिर 3-4 साल के बाद जब तुम गाड़ी वाड़ी ले लो, फिर उस समय ये सब नहीं कर पाओगे। जस्ट लिव द ड्रीम। पहले स्टार्टिंग में स्कूटर ले एंड लिसन टू इट, डोंट गो फॉर अ बाइक। एवरीबडी गोज फॉर अ बाइक, यू थिंक इट लुक्स कूल बट इट्स लाइक अब बहुत बोर हो चुके हैं। गो फॉर अ स्कूटर विच विल, वेस्पा का स्कूटर ले लेना, विच विल जस्ट लाइक, इट विल बी जस्ट वेरी क्यूट। देखो जब तुमने एक था टाइगर पिक्चर देखी थी, तो उसमें जब एक था टाइगर जब अपने घर से दूध लेने के लिए निकलता है, तो तुम्हें थोड़ी तो वाइब आई थी कि अरे वाह इतना बड़ा स्पाई है, लेकिन ऐसे कितना सिंपल सा दूध वाली जिंदगी जी रहा है, ऐसे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जिंदगी जी रहा है। मतलब पार्क तो होता है, ये तो तुम भी जानते हो कि हाँ वाइब तो होती है। और जब सरकारी जॉब आ जाए तो जितना ज्यादा हम्बल रहोगे उतना कूल लगोगे। एक बात बता रहा हूं तुमको, अमीर होके हम्बल होना है, गरीब होके नहीं। अगर अभी भी हम्बल हो, जॉब के बिना हम्बल हो, तो फिर ये कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है। जॉब लेने के बाद हम्बल रहो तो रिस्पेक्ट होगी। हु इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ईएसआई एट सेंट्रल लेवल? एमओएलई, मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, और ईएसआई कॉर्पोरेशन। ईएसआई कॉर्पोरेशन ही गवर्निंग बॉडी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंडर आती है। इट्स एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस डिपार्टमेंट। मिनिस्टर ऑफ लेबर ही इसका चेयरमैन होता है ईएसआई का, लेकिन अलग से सेपरेट फंक्शन करती है। उसी तरीके से ईपीएफओ भी है। ईपीएफओ भी मिनिस्टर ऑफ लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है, बट सेपरेट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों सेम क्या नाम है, समझ लो सेम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, ईएसआई और ईपीएफओ, ठीक है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी बना रखा है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी में जो एक चेयरमैन है, लेबर कमिश्नर होता है, सॉरी क्या नाम है, मिनिस्टर ऑफ जो लेबर होते हैं, लेबर मिनिस्टर जो होते हैं, वो इनका चेयरमैन होता है जनरली। वाइस चेयरमैन आईएएस वाईएएस को बना देते हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज होते हैं, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इनकी कमिटीज होती है काम वाम करने के लिए, ठीक है। ये ऊपर का एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, इसमें आपको कोई खास ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेने की बात नहीं है। यहां पे आ जाओ काम की बात, हमारे ईपीएफओ की 3 स्कीम है बेटे, ध्यान से सुनना। एक है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की स्कीम 1952 की। करना क्या है, जो भी वर्कर हो, 15,000 रुपए के लिमिट है, उससे नीचे कमाता हो, उसकी सैलरी से 12% पैसे कटेंगे और वो ईपीएफओ के अकाउंट में जाएंगे, और 12% उसके एम्प्लॉयर पे करेगा, ईपीएफओ के अकाउंट में जाएंगे। बात सीधी सी आ गई, हाँ या ना? देखो, कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करेगा 12% ऑफ बेसिक डीए रिटेनिंग अलाउंस, ये जाएगा प्रोविडेंट फंड में। उसके बाद एम्प्लॉयर भी 12% करेगा, याद रखेंगे, लेकिन उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। क्या? 3.67% ईपीएफओ में चला जाएगा और बाकी चला जाएगा पेंशन फंड में। ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला एक्ट है। इसमें 2 स्कीम सबसे पहले पोस्ट करते हैं। एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, जैसे एक वर्कर है, उसका एक अकाउंट बना दिया हमने प्रोविडेंट फंड का कि भाई ये इसकी प्रोविडेंट फंड है, और उसके बाद एक हमने अकाउंट बना दिया उसका पेंशन फंड का, ठीक है, ये बना दिया। अब इस आदमी की सैलरी है 15,000 रुपए, मान लेते हैं 15,000, तो 15,000 का 12% लड़का जो है अपनी सैलरी का प्रोविडेंट फंड के अकाउंट में चला जाएगा, 12%, सारा का सारा। एम्प्लॉई जो है, एम्प्लॉई, उसका 12 का 12% अपने जाएगा प्रोविडेंट फंड में। गॉट इट? उसके बाद एम्प्लॉयर, कंपनी जो है वो भी पेमेंट करेगी, वो यहां पर ऐड करेगी 3.67%, और बाकी 8.33% भर देगी पेंशन वाले फंड में। देगी वो 12%, ठीक है, देगी वो 12%, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी कम दे रही है, बट उसके डिस्ट्रीब्यूशन देखो कैसे दे रहे हैं ये।
डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दे रहे हैं, एम्प्लॉय 12% देता है, ये सारा का सारा पैसा इसका चला जाता है ईपीएफओ में, लेकिन एम्प्लॉयर जो दे रहा है वो 12% में से ईपीएफओ में जा रहा है सिर्फ 3.67 और बाकी जा रहा है पेंशन वाली स्कीम में। बात समझ गए? इमेजिन करो वही सुबह का टाइम चल रहा है, याद रखो आप अपना स्कूटर लेके जा रहे हो, यू आर यंग, यू आर हैप्पी नाउ, you are married also, it's been 6 months, you are very very happy, you got a good wife, she's beautiful also, मोहल्ले वाले देखते हैं तुम्हारी वाइब है मार्केट में, अब तुम्हारी सरकारी नौकरी है, ये भी टीचर लगी हुई है खुद, ठीक है। अब तुम रास्ते में जा रहे हो, अचानक से कोई दूध बेच, कोई कंपनी को देखा तुमने, कोई बंदा स्कूटर पे वर्कर बेचारा साइकिल चला के जाता, भाई पकड़ लिया तुमने उसको, बोला भाई तुम्हारी पेंशन जा रही है, फंड वंड हो रहा है, सब कुछ बढ़िया, कोई समस्या क्या? हाँ सर। कितनी सैलरी है तुम्हारी? सर 15,000 ही है, बिल्कुल एकदम बिल्कुल एज पे हूं मैं, मतलब वो भी पढ़ा लिखा आदमी निकला, उसने भी पूरा का पूरा लॉ पहले से पढ़ा है। बोला कि सर 15,000 रुपये, बिल्कुल एज पे हूं सर। हाँ अरे अच्छा, कितने पैसे जा रहे हैं? सर मैं तो अपना 12% प्रोविडेंट फंड में डाल देता हूँ। अच्छा, और एम्प्लॉयर वाले कि सर वो थोड़ा सा उन्होंने ऐसे कर रखा है कि वो मेरे वाले प्रोविडेंट फंड में तो 3.67 डाल रहे हैं, बाकी 8.33 सर वो पेंशन फंड में डाल रहे हैं। सर आप ही मैनेज कर रहे हो? सर हाँ सर, सब मैं करता हूं, बिल्कुल सही है। तो इसका प्लान क्या है? ये जब आदमी रिटायर करता है 55 साल पे, उसको पूरा का पूरा वो पैसा मिल जाता है इकट्ठे, वो जो फंड है ना जिसमें रोज पैसा जमा होता रहता है, तो 55 साल पे रिटायरमेंट पे जब भी रिटायरमेंट करेगा उसको फुल पैसा मिल जाएगा, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ्स अनएम्प्लॉयमेंट। भाई सपोज करो 10 साल जॉब कर रहा था, जॉब निकल गई, छूट गई, फिर क्या करेगा आदमी? 2 महीने तक कोई जॉब नहीं मिली, तो अपना ये जो क्या होता है अकाउंट होता है प्रोविडेंट फंड का, वहां पे पैसे के लिए अप्लाई करो, ठीक है। पार्शियल विड्रॉल भी मिल जाता है हाउसिंग, मेडिकल, एजुकेशन के लिए। एनुअल इंटरेस्ट जो है प्रोविडेंट फंड में, जो एनुअल इंटरेस्ट है वो बेसिकली आपको गवर्नमेंट क्रेडिट भी करती है, ठीक है। ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है, जो भी ऊपर देखा था, और गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि प्रोविडेंट फंड में कितना इंटरेस्ट देना है। तो जैसे आपके प्रोविडेंट फंड में 2 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, तो उसका पूरे साल का कुछ इंटरेस्ट होगा, जैसे कि 8,000 रुपया, तो वो 8,000 रुपये उस अकाउंट में आ जाएंगे, तो आपका 2,08,000 रुपए का बढ़ जाएगा आपका, मतलब इस प्रकार से इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है उसका, ठीक है। देन आ गया एम्प्लॉय पेंशन स्कीम। अब एम्प्लॉय पेंशन स्कीम तो आपने देखी है, ये कैसे आ रही है? एम्प्लॉयर का जो 8.33% जो पेमेंट आ रहा है, ठीक है, मैक्सिमम ऑन 15,000 वेज इज इक्वल टू 1250 पर मंथ, गवर्नमेंट 1.16 इसमें पे करती है। याद रखना ये फिगर फिक्स्ड है, ये क्वेश्चन पूछेंगे। 15,000 की वेज पे आता है ये 8.33, तो ये फिक्स है, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, 1,250 रुपए, क्योंकि ये 15,000 का 8.33 है। दिस इज द हाईएस्ट पेंशन अमाउंट जो कि बेसिकली कंपनी वाले देंगे, ये लिमिट है। गवर्नमेंट भी देती है 1.16%, गवर्नमेंट भी पेंशन के अंदर कंट्रीब्यूट करती है अपनी तरफ से। ये जो पैसा है ये बेसिकली लास्ट में मिलता है एज ए पेंशन, ये लंपसम नहीं मिलेगा, इसका गवर्नमेंट, जैसे सपोज करो उसमें 5 लाख रुपए है, तो ऐसे गवर्नमेंट कर देगी हर रोज, जैसे कि हर महीने 2,000 रुपए, हर महीने 3,000 रुपए, ऐसे करके बैलेंस बना के उसको देती रहेगी, ठीक है। मिनिमम 10 ईयर की सर्विस, 58 एज पे फुल पेंशन मिलेगी, रिड्यूस पेंशन फ्रॉम द 50 ईयर्स। इसका कहने का क्या मतलब है? अगर आप 58 साल की एज के हैं, तो उसके बाद आप अगर रिटायर कर रहे हैं, तो आपको जो आपकी पूरी पेंशन बनती होगी, लेकिन अगर आप चाहो तो आप 50 साल के बाद से पेंशन लेना स्टार्ट कर सकते हो, अगर आप अप्लाई करो, लेकिन वो रिड्यूस हो जाएगी, रिड्यूस पेंशन होगी, थोड़ी सी कम करके दे देंगे वो आपको। मतलब कि जैसे सपोज कीजिए आप नॉर्मल 58 की एज पे हो, आपने रिटायरमेंट ली, तो अब आपको पेंशन मिलना स्टार्ट होगी, जो भी अमाउंट होगा उसके बेसिस पे मिलती है, ठीक है। आपने 30 साल जॉब की थी, 30 साल आपके अमाउंट में जुड़ता रहा, आपका एक बढ़िया सा 15 लाख रुपए का अकाउंट बना हुआ है। अब वो 15 लाख में से ऐसे देते रहेंगे कि आप कम से कम 20-25 साल तक, जब तक जिंदा हो तब तक आपकी पेंशन होगी, ठीक है। तो वो एक अमाउंट ऐसे डिसाइड कर देंगे 2,000-3,000 रुपए। बट सपोज करो कि आप उसको चाहिए, आपको 50 साल के जब आप हो, आपको तभी चाहिए, यू वॉन्ट इट राइट नाउ, अभी दे दो, मेरे को मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा, लाइफ का सेटअप हो जाएगा, तो मिल जाएगी, लेकिन रिड्यूस मिलेगी। जैसे हाइपोथेटिकली 58 साल पे तो आपको 5,000 मिलनी थी, ठीक है, तो 50 पे लेना चाहते हो आप, तो वो रिड्यूस करके दे देंगे। वैसे 5,000 मिलनी थी, तो यहां पे लेट्स से कि 4,200 मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, एंड देन यू कैन कंटिन्यू गेटिंग 4,200, ठीक है। उसी सपने में भी तो उनको सपने को चेंज कर देते हैं। अब ये यंग लड़की, तो लड़कियां भी तो सिलेक्ट होंगी भाई, है ना, इनके पास भी तो जाना है। नाउ गर्ल्स, व्हाट आर यू गोइंग, गर्ल्स तुम पहले ही गाड़ी ले लेना, तुम अभी शादी पे मत जाओ, यू लिव इंडिपेंडेंट, नई नई जॉब लगी है, घर में देखो तुम लोगों को इंडिपेंडेंस नहीं मिली है, तो तुम एक बढ़िया सी सिलेरियो ऑटोमेटिक, ठीक है, आसानी रहेगी चलाने में,
तुम ये लड़कों वाला जो स्कूटर का सपना है इसको छोड़ो, एंड यू, अब तुम सरकारी नौकरी लग चुकी हो तो तुम रिश्ते भी बेसिकली थोड़े से रिजेक्ट कर सकती हो। लेट्स बी ऑनेस्ट, स्टे इन सम एटीट्यूड। अब तो कितने ही रिश्ते आ जाएंगे तुम लोगों के लिए, तो तुम कोई टेंशन मत लो। बल्कि तुम्हारी जैसी ही जॉब लगे तो तुम अपने लिए गाड़ी और ले लो, क्योंकि तुम अगर सुबह सुबह असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन के एक सिलेरियो में गाड़ी में बेसिकली जाओगी तो तुम्हारी वाइब रहेगी अलग ही, ठीक है। और याद रखना कि गाड़ी चलाते वक्त सुबह सुबह जब तुम सूट वूट पहनो तो एक एविएटर और लगा लो, इमेजिन कर रही, अरे बहुत ही बढ़िया। और ईओ वाली भी सेम है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईओ वाली तुम भी गाड़ी सेम ही निकलवा लेना यार, ऑटोमेटिक वाली स्विफ्ट निकलवाना, बलिनो निकलवाना, अपनी मर्जी से कोई गाड़ी निकलवा लेना, ताकि ऑफिस जाओ तो वाइब रहे। पहले महीने में ही निकलवा लेना। अब तुम भी जा रही हो गाड़ी में, नो डाउट अबाउट इट। और तुम्हारा भी एटीट्यूड ऐसे ही रखना कि जहां वर्कर देखना उसका इंश्योरेंस करवा डालना है, जहां कोई गरीब आदमी देखा उसका प्रोविडेंट फंड करवा दोगी, ठीक है। अब जैसे ही किसी दिन कोई तुम्हें सुबह सुबह एक 55 साल का वर्कर मिले, 50 का वर्कर मिले, और तुम उसको बोला कि बाबा क्या नाम है, पेंशन वेंशन निकलो, तो वो जैसी पेंशन मांगे पहले तो तुम मना करना, नहीं बाबा अभी मत लो, लास्ट में 58 का ले लेना, अभी मैं करवा दूंगी लेकिन फिर रिड्यूस पेंशन होगी। तो तुम उसको एडवाइस करना अपनी तरफ से। फिर बाबा बोलेगी बेटा मेरे को बहुत जरूरत है, प्लीज प्लीज करवा दो, प्लीज बहुत रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं। हम्बल रिक्वेस्ट करवाने पे फिर तुम करवा देना, बट उसको फिर एडवाइस कर देना कि देखो 58 के हो गए तो 5,000 रुपए की पेंशन मिला करेगी लेकिन अगर 50 के ही लोगे तो यहां से जो 4,000 स्टार्ट हो जाएगी ना, फिर ये 4,000 ही मिलेगी, फिर कभी भी बढ़ेगी नहीं है। तो फिर उसको डिसीजन लेने देना, ठीक है। और फिर उसको सब कुछ समझा के अपने एविएटर लगा के अपनी गाड़ी में बैठ के दोबारा चले जाना। बेरोजगार लड़के बेटा खड़े हुए वहां पे तुमको देखते रहेंगे, लेकिन तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दे हैव टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम, और तुम अपने जीवन में आगे निकल चुकी हो, ठीक है। ठीक। और उसके बाद यार एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस, ये एक छोटा सा एम्प्लॉयज डिपॉजिट इंश्योरेंस भी है। इसमें एम्प्लॉयर 0.5% वेजेस देता है, मैक्सिमम 75 रुपए तक कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एम्प्लॉयर को। बेनिफिट क्या होता है भाई, कोई समस्या हो जाए, अगर मतलब क्या नाम है डेथ वेथ हो जाती है, तो अप्रोक्सीमेटली 7 लाख रुपए और बोनस बेसिकली इनाम में मिल जाता है। ये लिमिट है, ध्यान रखिएगा। ये जो डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता, एम्प्लॉयर करता है सिर्फ 0.5%, मैक्सिमम 75 रुपए, उससे ज्यादा नहीं करना पड़ता है। अगर बीच में कोई आकस्मिक किसी भी वजह से, नाउ दिस डेथ इज नॉट इंजरी डेथ, ये कोई भी डेथ है, आदमी की डेथ हो गई बस, तो बेसिकली कॉम्पनसेशन मिल जाएगा। कितना? 7 लाख रुपए। मतलब वैसे ये कैलकुलेट करेंगे 35 इंटू लास्ट 12 मंथ एवरेज बेस प्लस 1.75 लाख, ठीक है। टोटल 7 लाख रुपए प्लस बोनस, इससे ज्यादा नहीं होगी, ये मैक्सिमम है, मिनिमम 2.5 लाख रुपए होती है। ये आपको याद करके चलना है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले ही, तो मुझे नहीं पता कि दोबारा पूछेंगे या नहीं पूछेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। जब ये लड़की अपनी गाड़ी में जा रही है, जब ये लड़का अपना स्कूटर बना के जा रहा है, स्कूटर जा रहा है, देखो क्या है, ये बात ध्यान रखना, ये दोनों में से तुम में से कोई एक पूरा करना जरूर। लड़को तुम गाड़ी लेने के लिए जल्दबाजी मत करना, और लड़कियों तुम देरी मत करना बेटा। लड़को देखो, तुम्हारी एक बार जॉब लगने के बाद गाड़ी आई टेंशन मत लेना, कोई घबराने का मुद्दा नहीं है, वाइब हो चुकी है तुम्हारी। गाड़ी से वाइब नहीं होती, गाड़ी से होती है सरकारी नौकरी से। तुम्हारे पास है, अब तुम्हारा भौकाल है, तुम चाहे रोड पे चप्पल पहन के घूमो, टेंशन मत करना। और लड़कियों तुम ले लेना गाड़ी, तुम्हारे लिए अच्छी थोड़ी सी वो आएगी, ठीक है भाई, जमाना बदल रहा है, मौसम आया है लाइफ में, ठीक है, तुम ले लेना दिखाने के लिए कुछ कि भाई सही मैडम आती है, मैडम गाड़ी में आती है और एविएटर लगा रखे होते हैं, तो उससे दूरी बनाए रखे। एक्चुअली में क्या है कि जैसे ही तुम्हारी जॉब लगी, तुम जॉब में बेरोजगार लड़के तुम्हारे पीछे पीछे घूमा करेंगे, उनसे बचने का एक ही तरीका है, जब तुम गाड़ी एविएटर लगा के चला रही हो। तो ये मेरी तरफ से जनरल एडवाइसेस इन लाइफ की, जो लेक्चर में कभी कभी मिलती रहती है, ध्यान रखना, ठीक है। ओके, बाकी कोई फालतू चीज है, ये क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, ठीक है, ऑलराइट, ठीक है। तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये सेविंग्स है, नो डाउट्स अबाउट इट। लंप सम में एम्प्लॉय, ये पेंशन है, एक बार पेंशन मिल जाएगी। और ये डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस एक प्रकार का लाइफ कवर है, डेथ हो जाती है तो मैक्सिमम 7 लाख प्लस बोनस मिल जाता है, और मिनिमम 2.5 लाख तो मिलेगा ही मिलेगा। फॉर्मूला जो आपने देखा 35 इंटू वेजेस से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये पीडीएफ नहीं मिला भाई, ये मेरा रफ पीडीएफ था, मैं स्टडी कर रहा था, ये नहीं दिया है। अगर आपको ये चाहिए तो मैं दे देता हूँ। इतने एक तो मैं, वो बच्चे बहुत पसंद है, चिंतित हो जाते हो, चिंतित नहीं होना, करता भी देता हूँ, होल्ड करो। ये देखिए, आपको याद हो, आपने ध्यान नहीं दिया होगा, इसका नाम ही रफ है, ये रफ सोशल है, चिंता मत करो।
ये पेड ग्रुप से कुछ कुछ बचा के, सॉरी वो फ्री वाले ग्रुप से मैंने कुछ कुछ बचा के रखा हुआ है तुम लोगों के लिए स्पेशली। ये लो अभी ले लो भाई, अगर तुमको इतनी समस्या है अभी दे देता हूँ मैं इसको। ये मैं कुछ कुछ उस फ्री वाले ग्रुप से बचा के तुम लोगों के लिए रखता हूँ, कुछ तो तुम्हारे पास होना चाहिए स्पेशल एक्स्ट्रा। लेकिन ये लीजिए आपके पेड ग्रुप में आ गया, ये वहां से ले लीजिए, बहुत चिंतित हो इसके चक्कर में तुम, ये लो। हाँ ठीक है, बढ़िया है। चलिए आगे चलते हैं आपकी नौकरी के नए वाले रास्ते पे। लेट्स सी कि इसके बाद आपको क्या करना है। ये आपके लिए बेटा कंपैरिजन पहले से बना हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं, आराम से पढ़ लेना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस वाला, ये तो ईपीएफओ ये दो बॉडी है, ठीक है। मतलब देख लो, मतलब मैंने जो बताया वही है, मतलब कुछ नया नहीं है। ऊपर वाली चीजों को ही टेबल में लिख देता हूं मैं कभी कभी, तो ऐसा कुछ नया नहीं है, आप ऐसा, ठीक है। इसको ध्यान से रखिए। ये आपको पहले मैं बताऊं, ये पेंशन वाला जो सिस्टम है इसको समझाता हूं मैं एक बार फिर दोबारा से, पेंशन कैसे मिलती है। ये जो एम्प्लॉय पेंशन स्कीम है, इसके लिए मिनिमम आपको 10 साल तक काम करना पड़ेगा, ठीक है। पहले वाली बात तो ये हुई। दूसरा, उसके बाद आपको जो पेंशन मिलती है वो 58 साल की एज में मिलती है, ठीक है। लेकिन आप रिड्यूस पेंशन ले सकते हो 50 से, 50 से भी, लेकिन हर साल में 4% कम हो जाते हैं, थोड़े थोड़े कम हो जाएंगे। जैसे कि अगर आपने भाई 58 की बजाय आप बोल रहे हो कि मेरे को 57 में ही पेंशन चाहिए, ठीक है, तो जो आपकी वो कैलकुलेट करते हैं, दे हैव अ फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इट। तो आपको जैसे कि 58 साल में आपको, अगर आप रिटायर करते हो तो आपको 5,000 रुपए की उनको पेंशन देनी थी। तो अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं भाई अपने को तो 57 में ही दे दो, अपना काम सेट है लाइफ का, कोई टेंशन की बात नहीं, बच्चे लोगों की नौकरी वोकरी लग गई है, अब चाहिए कैश लाइफ में, है ना। देखो क्या होता है कि कुछ लोग जीवन जीते ही बूढ़े होने के बाद है, क्या नाम है, रिटायरमेंट के बाद, तो दे विल लाइक कि बच्चों की जॉब की टेंशन थी, दोनों की लग गई है, अब हमें चाहिए कैश, हैंड में चाहिए कैश, तो कोई बात नहीं। सो दे विल जस्ट रिड्यूस 4% और उसके बाद वो पेंशन दे देंगे। चलो कोई ज्यादा और ज्यादा जज्बाती लड़का निकला, उसको लगा कि गोवा जाने का समय अभी है, अभी निकल लेते हैं, बाद में तो भाई फिर कभी क्या पता, 60 साल के हो गए, क्या गोवा क्या चार धाम बराबर के ही लगते हैं। तो ये लड़का अपने जीवन के अंतिम क्षण जीना चाहता है कि मैं 56 का हूं, मेरे को गोवा जाना है भाई, मैं नहीं हो पाएगा, मुझसे अब रुका नहीं जा रहा है, लास्ट है, फाइनल मैटर है लाइफ का। तो उसको 56 में पेंशन दे देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर दोबारा से थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी, ऐसे रिड्यूस कर करके वो दे देंगे। मतलब इसका कोई एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, 4-4% रिड्यूस करके दे देते हैं। यूपीएस वर्सेस एनपीएस नहीं पढ़ना है, नहीं शुभम, वो हमारे में नहीं है। वो जो न्यू पेंशन स्कीम है और जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, वो जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसर्स पे अप्लाई होती है, वो सोशल क्या नाम है, हमारे वाले लेबर लॉस से रिलेटेड नहीं है बेटा, ये है गरीब आदमियों के लिए। तुमको मिलेगी, तुम जब नौकरी लग जाओगे ईपीएफओ के, तो तुम अमीर लपाटे हो जाओगे, ठीक है, तब तुमको वो एनपीएस और ओपीएस का तुम्हारे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है, लेकिन एग्जाम के लिए नहीं। ये बेचारे 15, 12, 20, 22 हजार रुपए, 21 हजार वाले लोगों के लिए यार, दैट वुड बी एप्लीकेबल टू, पढ़ना नहीं है तुमको, वो तुम्हारे जीवन की, वो तो तुम, वो क्या होगा, ये जो लड़की है जिसने गाड़ी ले लिया और ये जो लड़का है, इसकी तो शादी करवा दी ना मैंने, ओहो ठीक है कोई बात नहीं, ये दोनों के दोनों फ्रेंडली हो गए हैं, अब यहाँ पे लाके अपनी फ्रेंड्स है, प्लेटोनिक फ्रेंड्स है, ऑफिस में बैठे हुए दोनों के दोनों गए, ये बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, दे आर लाइक डिस्कसिंग, यार तूने पेंशन में कितना कंट्रीब्यूट करता है यार, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू प्लान। अब देखो अंग्रेजी निकलती है खुद ही, पैसा होने के बाद ऑटोमेटिकली दिल से निकलती है, ठीक है, चाहे तुम कितने ही गंवार हो, अंदर से आएगी अंग्रेजी जब पैसा आता है तो। So they'll be like, so तूने pension, did you have you applied for the new pension scheme, or the, I'm actually applying for the new pension scheme. Okay, how much are you like, and have you taken an insurance? ऐसे फिर ये पर्सनल बातों के लिए, अभी फोकस करो वर्कर पे जो तुमको काम करना है, राइट, गेट इट, ठीक है। और लड़कियों, मैं आपको पहले बता देता हूं क्या कहते हैं, आई वुड लाइक टू टेल यू, ठीक है, विल अवॉइड दैट जोक। एम्प्लॉय एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ द वैकेंसीज एक्ट, ये कोई खास बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है। बेसिकली जो कंपनीज होती हैं जिनके यहाँ पे वैकेंसीज होती हैं, उनको कंपल्सरी गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ता है कि हमारे यहाँ पे वैकेंसीज, बस इसमें कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसा कुछ आपको याद करना नहीं है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर की जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट है वो सब बताती है, प्राइवेट सेक्टर की जो नॉन एग्रीकल्चर इस्टेब्लिशमेंट है 25 से ज्यादा एम्प्लॉइज, वो सबके सब अपने आप को बताते हैं ये लोग एग्जेम्प्टेड है, बस।
सर व्हाट इफ अ पर्सन रिजाइन हिज जॉब आफ्टर सर्विंग अ ईयर, विल ही गेट हिज पीएफ अमाउंट अलोंग विद हिज पेंशन अमाउंट? देखो पेंशन नहीं मिलेगा, पेंशन की लिमिट है 10 साल। अगर 10 साल से पहले पहले आप छोड़ दोगे तो पेंशन नहीं मिलेगा। पीएफ अमाउंट आपका ट्रांसफर हो जाएगा कहीं और जॉब करने के लिए, पीएफ मिल जाएगा। वैसे ये अकाउंट ट्रांसफरेबल होता है, एक जॉब छोड़ के दूसरी जगह पे करोगे तो आप अपना अकाउंट ट्रांसफर करा सकते हो। तो कंटिन्यूअसली ऐसा नहीं है कि सेम जॉब करनी है, यू कैन एक्चुअली ट्रांसफर योर अकाउंट, जॉब आप कहीं पे भी कर सकते हो, उसकी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट पेंशन मिलना तभी स्टार्ट होगी जब लगातार 10 साल का काम करोगे। सपोज करो जिंदगी में किया ही 9 साल का काम, मतलब ये कॉन्सेप्ट, मतलब है तो कोई तो ठुलिया आदमी है जो कि 48 पे जॉब करना स्टार्ट किया था और 57 पे छोड़ दिया, मतलब ये भी अलग कोई जज्बाती लेवल का इंसान निकला है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो फिर पेंशन नहीं मिलेगी। डाउट शुड बी एड्रेस एट द एंड ऑफ ईच क्लास। विशु बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं क्या करूं विशु यार, शायद बीच में ही फायदा रहता है, एक दो चीजें बीच में ही समझ में आ जाए तो बढ़िया रहता है, वरना दिमाग। वेल नेवरदलेस बात करिए, क्या है ये एक्ट, क्या है? एम्प्लॉय का एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन का एक्ट। सीधी सी बात है कि पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में जब जॉब की वैकेंसी होती है तो उनको बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कंपल्सरी। पब्लिक वाले में सबके सब बताते हैं, प्राइवेट वाले में 25 से ज्यादा एम्प्लॉयज वाले बताते हैं। ये एक्सेप्शन है कि एग्रीकल्चर जॉब इनको नहीं बताना, डोमेस्टिक सर्विस, जैसे भाई अब तुम्हारे घर मेड काम करती थी, मेड को हटा दिया तुमने तो अब तुम्हारे यहाँ इसको छोड़ दो। कोई जॉब जिनकी 3 महीने से छोटी ड्यूरेशन हो, ये नहीं बतानी पड़ती है, ये वाली चीजों को हटा सकते हो, दैट इज इट, इनको हटा सकते हो। बाकी नोटिफिकेशन मतलब इसमें लॉ में कुछ नहीं है, यही है, इतना ही है, ठीक है। दिस इज इट व्हाट यू हैव टू डू। बाकी ठीक है, नथिंग स्पेशल, कोई खास बड़ी इंपॉर्टेंट बात नहीं है इसके अंदर, यही बता रहे, ठीक है। कंपल्सरी नोटिफिकेशन, बस बताना है कि भाई साहब नोटिफाई कर दो कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी है। वो एम्प्लॉयमेंट वाले जो लोग होते हैं वो उसको अपडेट करते रहते हैं, ताकि कोई भी आदमी जो अनएम्प्लॉयड है वो अप्लाई करके ढूंढ के देख ले कि भाई जॉब मिलेगी, यहाँ मिल जाएगी, यहाँ मिल जाएगी, दैट इज इट, इतना ही है। तो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट लॉ नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो यहां पे प्राइवेट सेक्टर पे ही मेन सवाल बैठेगा। गवर्नमेंट वाले तो सबको क्या नाम है बताना ही बताना है, प्राइवेट वाले में यार 25 से ज्यादा एम्प्लॉय होने चाहिए, ठीक है। और नॉन एग्रीकल्चरल काम होना चाहिए, मतलब ये एग्रीकल्चर वाला और हॉर्टिकल्चर वाला काम वो है, क्या कहते हैं, एक्सक्लूडेड है, उनको नहीं बताने की जरूरत है। एंड लोकेशन एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, फैक्ट्री वैक्ट्री जितनी भी कोई भी चीज है। शुभम त्रिपाठी जी, इज देयर एनी फिक्स परसेंटेज बाय विच? 4% शुभम, 4% इज द फिक्स्ड, 4% हटा देते हैं एक बार हटाने में, 4%। मैंने वो हमें 4% से कैलकुलेट कर रहा था, वो 4% ही था। यस त्रिपाठी जी, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है। ये याद रखिएगा प्राइवेट के लिए, बाकी इस लॉ में कुछ है नहीं, मुझे तो लगता नहीं है कि ये पूछेंगे, ठीक है। बट अब है तो है, पढ़ के जाइएगा थोड़ा बहुत, एटलीस्ट ये पढ़ लीजिएगा मेरी श्रद्धा अनुसार। और क्या है भाई? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। ये सिंपल सी बात है कि जो क्या कहते हैं फीमेल है, अगर उनको कोई बच्चा हो रहा होता है तो उनको 26 हफ्ते की छुट्टी मिलती है पेड, ये बात है। पहले बच्चे के लिए 26 हफ्ते की, दूसरे बच्चे के लिए 26 हफ्ते की, तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते की। ये इतना सा, ऐसी छोटी छोटी चीजें याद करनी है। और डिलीवरी से 8 हफ्ते पहले की छुट्टी होती है और बाकी वाली डिलीवरी के बाद। ऐसी ऐसी बातें कुछ है, मतलब ये सबसे इजी वाला है, इंपॉर्टेंट है, ये वैसे ही याद हो जाएगा, तुम ध्यान ना भी दोगे तो, ठीक है, ध्यान ना भी दोगे तो। भाई इन पे लड़के जो स्कूटर चला रहे थे मेरे सारे के सारे, वो ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो आपकी पीछे वाइफ है जो कि एक स्कूल में टीचर है, राइट, हो सकता है कि उनको जरूरत पड़े 2-3 साल के बाद। बेसिकली अब आप देखो, अब जब जॉब लग जाने के बाद तुम लोगों को फैमिली प्लानिंग भी करनी पड़ेगी बेटा, ठीक है। तो तुमको पता रहना चाहिए अपने राइट्स का, ठीक है, अपने राइट्स का बेसिकली पता रखो कि भाई अब तो ठीक है, 2 साल के बाद तुम्हें छुट्टी की जरूरत पड़ेगी और 26 हफ्ते की पेड छुट्टी मिल जाएगी, ये वाला प्लान है। देखो सिंपल सी बात है, ऑल ऑफ इंडिया पे अप्लाई होता है। जो फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट कंपनी ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंडर नहीं आती, उसके ऊपर ये मैटरनिटी बेनिफिट वाला अप्लाई हो जाता है। सिंपल है, पूरे के पूरे में हमें यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट देने हैं, तो ईएसआई यही वाले बेनिफिट दे देता है, ठीक है। जो भी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में जिसकी भी प्रीमियम जाने लग रहा है, जिसका भी बेसिकली पेमेंट क्या नाम है कंट्रीब्यूशन हो रहा है, उसको मिल जाती है ईएसआई की तरफ से, और जिनका नहीं है उनको मिलता है ये मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। सिंपल बात है। सो नॉट एप्लीकेबल टू वुमेन कवर्ड अंडर द ईएसआई एक्ट अनलेस शी इज नॉट एलिजिबल फॉर द ईएसआई मैटरनिटी बेनिफिट। अब तुम यहां पे देखो एक सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये बड़ा मस्त ट्रिकी खेल है, देखो ध्यान से सुनो।
आपने दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड आई विश कि ईपीएफओ वाले सोच के ये क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि इतना दिमाग लगाते नहीं है, लेकिन लगाएं तो मजा आएगा लाइफ में। ईएसआई के बारे में सबसे खास बात क्या है? ईएसआई के बारे में खास बात यह है कि अगर मैंने अप्रैल में जॉब ज्वाइन की और अप्रैल से लेके सितंबर तक मैंने जॉब ज्वाइन की, कंट्रीब्यूशन दी, तो मेरे को यहां पे तो इंश्योरेंस मिल नहीं रही है। फिर उसके बाद मेरे को अक्टूबर से लेके दिसंबर तक भी नहीं मिल रही है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक भी नहीं मिल रही है। मेरे को इंश्योरेंस मिलनी स्टार्ट हुई है जनवरी से, ठीक है, यहां से मेरे को इंश्योरेंस मिलती है। तो द लॉ सेज दैट कि जो कंपनी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर आती है उस पर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट नहीं लगता, राइट। लेकिन ये 9 महीने में लगता है। तो अगर किसी लड़की ने जॉब स्टार्ट की, 2-3-4 महीने हुए हैं इनको, ठीक है, और लड़की की आ गई डिलीवरी, मतलब वैसे तो ये भी लड़की जज्बाती ही थी राइट इन द मिडल जॉब ज्वाइन की है इसको पता था कि अभी जॉब कर लेती छुट्टी मिल जाएगी ये ट्रिक तो लगाइए, देखो ऐसे तो रैंडमली तो मैटर नहीं हो रहा है, सब कुछ प्लान ही चल रहा है सारा का सारा। बट द पॉइंट इज दिस कि इन ड्यूरिंग दिस टाइम शी इज नॉट एलिजिबल फॉर ईएसआई बेनिफिट्स, बट शी इज एलिजिबल फॉर मैटरनिटी बेनिफिट्स। एमबी के लिए ये एलिजिबल है। तो ये एक बड़ा प्यारा सा, मतलब क्योंकि दोनों लॉ के इंटरेक्शन से बहुत कम अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। वीरेश, प्लेटोनिक फ्रेंड्स पॉइंट टू बी नोटेड इसलिए है क्योंकि हमारा स्कूटर वाला लड़के की शादी हो चुकी है, उसकी वाइफ का हम मैटरनिटी बेनिफिट चेक कर रहे हैं। और ये जो लड़की है हमारी जिसने बलिनो ले रखी है ऑटोमेटिक वाली, इसका ब्याह हुआ नहीं है। तो ये बहुत नेसेसरी है कि ये दोनों प्लेटनिक हो। अभी अभी नई नई सरकारी नौकरी लगने के बाद मैं इनका अगर ऑफिस में अफेयर चला दूं तो थोड़ा सा इमोरल हो जाएगा समाज के लिए। बेटा अभी इनको प्लेटोनिक ही रहने दो, बाद में 10-15 साल के बाद फिर हम हमें कोई लेना देना, तब तक तो हमारा हमारा कोर्स ही खत्म हो जाएगा ना। वी डोंट इवन प्लान दैट। 55 साल के बुढ़ा बुढ़ी बैठ के क्या कर रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। बट अभी प्लेटोनिक है, देखो सीधी सादी बात है, अभी अपना दिमाग में, ठीक है। एक रूल जो नेसेसरी होता है मैटरनिटी बेनिफिट के लिए वो ये है, शी मस्ट हैव एक्चुअली वर्कड 80 डेज इन 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट। मतलब कि 3 महीने की तो जॉब करी ही होनी चाहिए। वैसे 3 महीने इज द रॉन्ग वर्ड, यू हैव टू रिमेंबर द वर्ड 80 डेज। 80 डेज में संडे नहीं आता, ये नहीं है कि मतलब ऐसे लगातार 80 डेज में से कुछ भी निकल जाए। 80 डेज तक वो जॉब करके आई है प्रेजेंट, तब अगर उसको डिलीवरी हो रही है तो फिर बेसिकली उसको मिल जाएगा जॉब, राइट। मतलब बेसिकली कई बार जैसे ये बेसिकली उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि भाई लड़की प्रेग्नेंट हो और लिटरली क्या कहते हैं डिलीवरी के 2 महीने पहले जॉब ज्वाइन कर ले, तो पहले तो वो एचआर पागल है जिसने उसको जॉब दी दिख नहीं रहा था उसको कि इस पे मतलब दिख नहीं रहा था उसको कि ये 2 महीने बाद क्या जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि भाई टेक्निकली स्पीकिंग आपको मैटरनिटी बेनिफिट तभी मिल पाएगा ना जब आप उसमें कंपनी में पहले लंबे समय से काम कर रही थी। तो टेक्निकली वो 80 दिन का क्राइटेरिया दिया हुआ है, कोई वेज सीलिंग नहीं है। बहुत रेयर लॉ है जिसपे कोई वेज सीलिंग नहीं है, सबको मिलेगी चाहे कोई भी हो, ठीक है। नो वेज सीलिंग अप्लाइज टू ऑल एलिजिबल वुमेन इन कवर्ड एस्टेब्लिशमेंट। ये मैटरनिटी बेनिफिट है बच्चे, पहले 2 बच्चों पे 26 वीक की, मतलब फर्स्ट चाइल्ड हुआ तो 26 वीक की छुट्टी मिलेगी, 8 हफ्ते पहले डिलीवरी के और बाकी वाली डिलीवरी के बाद। फिर दूसरे वाला बच्चा हुआ फिर 8 हफ्ते पहले, फिर बाकी वाला डिलीवरी, फिर तीसरा वाला हुआ तो गवर्नमेंट भी सोच रही है कि होल्ड ऑन फॉर अ सेक, तुम बच्चे इसलिए तो नहीं कर रहे हो कि तुमको छुट्टियां मिल रही हैं, पेड छुट्टियां, ना 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 ना, लिमिट है बेटा। थर्ड करने पर अगर तुम उतर ही आई हो, अगर तुम थर्ड पे चले ही गई हो तो मोस्ट प्रोबेबली इतनी छुट्टी भी नहीं लेनी चाहिए तुमको, अभी 12 हफ्ते की ठीक है। फिर उसके बाद सिर्फ क्या कहते हैं थर्ड चाइल्ड अगर हो जाता है तो फिर 12 वीक्स, 6 हफ्ते प्री डिलीवरी और 6 हफ्ते पोस्ट डिलीवरी। क्योंकि ये तो फिर मतलब आदत ही पड़ गई है कि हर महीने हर साल 6 महीने की तो छुट्टी मिल रही है। ये बहुत रिस्की वाला मैटर है, कोई अगर एक्सप्लॉइट करना चाहे तो दिस माइट गो इनटू वेरी डिफरेंट डायरेक्शन माय डियर फ्रेंड्स। 26 हफ्ते कितने होते हैं? 26 हफ्ते मींस 6 मंथ, 6 मंथ 6 महीने की छुट्टी मिलती है। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो कोई बैक टू बैक 5 साल में 2.5 साल की छुट्टियां मार सकता है इफ देर इज समबडी हु इज वेरी पैशनेट अबाउट द हॉलीडेज। आती है कि बहुत ही ज्यादा पैशन है लाइफ में, उनकी छुट्टी लेनी है चाहे कुछ भी करके ले, तब
ठीक है, चलिए। अडॉप्टिव मदर्स, बच्चे को अडॉप्ट करने पे भी मैटरनिटी बेनिफिट मिलते हैं 3 महीने के, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली बात, अगर बच्चा 3 महीने से छोटे का हो। दूसरा, कमीशनिंग मदर 12 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीविंग चाइल्ड। कुछ ऐसी मदर्स होती हैं जिनको किसी दूसरे के बच्चे का केयर करना पड़ता है, तो जब उनको बच्चा मिले तो उसके बाद 12 हफ्ते तक की उनको भी छुट्टी मिल सकती है, नॉट अ प्रॉब्लम। पेमेंट क्या है भाई, ये कैलकुलेट करते हैं कि आपकी लास्ट 3 महीने में टोटल वेज क्या थी, उसके बेसिस पे एवरेज वेज और नंबर ऑफ डेज, एवरेज डेली वेज इनटू लीव पीरियड, ठीक है, दैट इज इट, दैट इज इट। पैसे कैलकुलेट करने हैं कि 6 महीने में इसको कितने पैसे देने हैं। 6 महीने में पैसे देने के लिए उसकी एवरेज डेली वेज कैलकुलेट करते हैं। डेली वेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, पिछले 3 महीने की उसकी पूरी सैलरी देखेंगे कि 3 महीने में टोटल सैलरी कितनी गई है और कितने दिन काम किया था इसने। 3 महीने का एवरेज निकालेंगे भाई, एक महीने में 10,000, दूसरे महीने में 10,000, तीसरे महीने में इसको 10,000 मिले थे और काम करती थी 25 दिन काम किया था, तो 30,000 डिवाइडेड बाय 75, ये हो गई इसकी डेली वेज। डेली वेज इंटू लीव पीरियड, उतने हफ्ते से कर देंगे। अभिषेक कुमार कह रहा है व्हाट इन केस ऑफ ट्विंस। बेटा अगर आपने नोटिस किया हो अभिषेक, तो ट्विंस जो हैं इकट्ठे हो जाते हैं, तो माता को उनको पालने के लिए वहीं पे रहना, ऐसा नहीं है कि एक ट्विन 6 हफ्ते का हुआ और दूसरा अभी आधे हफ्ते का ही पड़ा हुआ है, एक ही दिन का रह रखा है और ये 6 हफ्ते के पूरे होने के बाद ये अगले 6 हफ्ते ग्रो करना स्टार्ट, ऐसा नहीं है, इकट्ठे ही हो रहे हैं बेटा, लाइन से चल रहा है। टाइम का प्रॉब्लम है, बच्चों का नहीं है। बच्चे तुम 10-15 इकट्ठे कर डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 6 महीने में बड़े हो जाएंगे, 6 महीने हो गए, बस एंजॉय करो फिर लाइफ को, दादी को दे दो फिर। ठीक है, अच्छा, सिर्फ और सिर्फ बच्चे होने पे वो क्या नाम है बेनिफिट नहीं मिलते। अगर मिस कैरेज हो जाए, मेडिकल टर्मिनेशन हो जाए, तो 6 हफ्ते की मतलब 1.5 महीने की छुट्टी मिल सकती है विद वेजेस, पेड वेजेस मिलेगी। ट्यूबेक्टॉमी के लिए, ट्यूबेक्टॉमी यानी स्टरलाइजेशन के लिए अगर आप कराना चाहें तो 2 हफ्ते की छुट्टी उसके लिए भी मिलती है विद वेजेस। ये तो ईएसआई में भी था अगर आपने नोटिस किया हो तो। और प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ की वजह से कोई इलनेस हो जाए तो 1 महीने एक्स्ट्रा वेज मिल सकती है अप टू 1 मंथ। ये वो 26 वीक से एक्स्ट्रा है, मतलब कि देखो 26 वीक का मतलब होता है 6 महीने के करीब की छुट्टी, ठीक है। तो अगर एक बच्चा डिलीवर होने पे 6 महीने की छुट्टी मिल जाएगी। अगर डॉक्टर सर्टिफाई करके दे दे कि कोई डिजीज या कोई प्रॉब्लम हुई है जो कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन है, तो एक और मिल सकती है। तो मतलब मैक्सिमम 7 मंथ्स की छुट्टी मिल जा सकती है ज्यादा से ज्यादा। पहला बच्चा हुआ तो 26 वीक, 26 वीक्स, तो यानी कि 6 महीने के अप्रोक्सीमेटली तो छुट्टी है ही है। अगर प्रेगनेंसी की कोई कॉम्प्लिकेशन है तो 1 महीने की और भी मिल जाएगी, बट दैट विल नीड अ डॉक्टर सर्टिफिकेशन। ये बात ध्यान रखेंगे आप आराम से, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद ये हम पहले कर चुके हैं और आप किसी ने शायद टेलीग्राम पे जब बात कर रहे थे तो ये बात चली थी। एक मेडिकल बोनस मिलता है 3500 रुपए का अगर कोई प्री पोस्ट नेटल केयर नहीं मिलती है। नर्सिंग ब्रेक 2 ब्रेक पर डे अंटिल चाइल्ड इज 15 मंथ्स। क्रैच फैसिलिटी होती है, अगर 50 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो वहां पे उसको क्रैच बनाना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन आफ्टर लीव इफ द जॉब नेचर अलाउज। ये रूल देख के मुझे लग रहा है कि जो वो मेरा स्कूटर वाला लड़का था वो कहेगा कि लेट्स प्लान द फैमिली, क्योंकि परफेक्ट मैटर है बेटा। जैसे ही हमारा बेबी होगा एज यू वुड प्लान, आपको छुट्टी मिल जाएगी 26 हफ्ते की। आप अपनी वाइफ को समझाओगे इस प्लान से कि देखो 26 हफ्ते की छुट्टी, एंजॉय एंजॉय, ठीक है। उसके बाद तुम बेबी को ऑफिस ले जाना, 15 महीने तक 2 ब्रेक तो तुमको एक्स्ट्रा मिलेंगे जस्ट बिकॉज कि बेबी घर मत छोड़ो मम्मी के साथ, तुम लेके जाओ यार ऑफिस, एंजॉय करो उसको। मतलब एंजॉय तुम मत करो, मैं करूंगा अपने ऑफिस एंजॉय, तुम काम करो, बच्चे को भी संभालती रहो। थोड़ा सा पेट्रियार्कल सोसाइटी है बेटा, अभी भी पेट्रियार्कल सोसाइटी है। तो एक तो 2 ब्रेक मिलेगी पर डे जब तक बच्चा 15 महीने का है। अब देखो इसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी बेकार होगी, मतलब आई नेवर सीन इट इंप्लीमेंटेड, बट कैसे होगा। अब वो बेचारा बॉस है, बॉस को पता है कि भाई ये नया बच्चा है बेचारा, और ये वो भी बॉस भी, अरे वो सो क्यूट बेबी वाओ, एंड उसकी मम्मी जो है वो हर थोड़ी देर बाद ब्रेक लेने चली जाती है, ठीक है, चलेगी ब्रेक लेने। अब बॉस अंदर बैठा बैठा ऑफिस के अंदर प्लान बना रहा है, कितने महीने का हो गया इसका बेटा ये बता दो मेरे को। 14 महीने नहीं नहीं सर 15, चेक करे बर्थडे की डेट पता करो यार क्या हो गया, 15 के बाद इसकी छुट्टी कैंसिल करेंगे। एंड देन मैं अगर अच्छा क्रैच वहीं पे मिलता है,
कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसके 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज होते हैं उनको एक रूम अवेलेबल कराना पड़ता है। क्रैच मतलब जहाँ पे मदर फीड वीड कर सके बच्चे को, यू हैव टू गेट दैट क्रैच फैसिलिटी अवेलेबल। ठीक है, वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन आफ्टर लीव द जॉब ऑफ द नेचर अलाउ। ठीक है, हाँ। अपनी कंपनी में सारे के सारे लड़कों को लूंगा यार, प्राइवेट कंपनी में सब लड़के ही पढ़ाया करेंगे, या फिर लड़कियां पढ़ाएंगी, लेकिन लड़कियों को पढ़ाऊंगा जब 21 साल की टीचर बना दूंगा और 26 साल का फायर कर दूंगा उसको। बस ठीक है, बस बेटा आप क्या जरूरत है पढ़ाने की, हो गया आपका कोर्स, थैंक यू। ठीक है, कोई डिसमिसल नहीं होता है मैटरनिटी लीव के दौरान, सर्विस कंडीशंस में चेंज नहीं किया जा सकता है, कोई अनसेफ वर्क नहीं दिया जा सकता है। ठीक है भाई, ठीक है, बढ़िया है, बाकी सब कुछ सही है। एक्ट अप्लाइज टू द कैजुअल डेली वेज वर्कर्स, उनको भी ऊपर भी अप्लाई होता है। एंड मैटरनिटी लीव एंड बेनिफिट आर ए फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21। ये एकदम बिल्कुल पॉलिटी का क्वेश्चन है, याद करके रट्टा लगा के चलो इसको बढ़िया सा। मैटरनिटी बेनिफिट फंडामेंटल राइट होते हैं। ठीक है, तो ये 80 डे रूल चाहिएगा क्योंकि 80 डे पहले काम करना पड़ता है। थर्ड चाइल्ड की लिमिट का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन प्रीलिम्स वंस। और ईएसआई वालों को एक्सेप्शन होती है। वो जो मैंने अभी क्वेश्चन समझाया था ना ईएसआई वाला, वो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, वो यूपीएससी पूछ लेना तो मतलब मैं यूपीएससी को लव लेटर लिख के भेज दूं। मैंने कहा कि भाई क्या बनाया है, रिस्पेक्ट आई है दिल में तुम्हारे लिए और इसके लिए तुम्हारे लिए अप्रिसिएशन लेटर लिखा है बैठ के मैंने। वैसे तो तुम लोग फॉर्म बनाना जानते नहीं हो ढंग से और ऑलमोस्ट चिल्लरपंथी करते रहते हो, बट क्या क्वेश्चन बनाया, रिस्पेक्ट, एंड ऐसा लेटर भेज दूंगा अगर अगर पूछ लिया तो उन्होंने। ठीक है, ठीक है, ये लीजिए, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा अगर हल्का सा कंफ्यूजन हो तो मैटरनिटी बेनिफिट और ईएसआई एक्ट पे भाई देखो, ईएसआई सब पे अप्लाई होता है जिसके पास भी 10 से ज्यादा एम्प्लॉइज हो। अगर वो ईएसआई सॉरी मैटरनिटी बेनिफिट वाला एक्ट सब पे अप्लाई होता है, यूनिवर्सल है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं दे रखी है, सब पे अप्लाई होता है। अगर ईएसआई पे नहीं आता है तो मैटरनिटी बेनिफिट, नहीं तो ईएसआई एक्ट, दोनों पे है। ठीक है, ईएसआई एक्ट पे यह है कि 21,000 पर मंथ से नीचे वाली की अप्लाई। अच्छा, जो कंपनी ईएसआई में आती है लेकिन फीमेल को 21,000 से ज्यादा सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर लग जाएगा मैटरनिटी बेनिफिट वाला, लगेगा सबके ऊपर, याद रखिएगा। ईएसआई में एक वेज लिमिट है 21,000 पर मंथ और 25,000 फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, वेज लिमिट है, उससे नीचे के ऊपर ही ईएसआई मैंडेटरी है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ऊपर वालों का क्या भाई, मैटरनिटी बेनिफिट सब पे है। ठीक है, सीधी सीधी सी बात। ठीक है, बाकी आप देख लीजिएगा। यहां पे 80 दिन है बिफोर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, मस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर 78 डेज इन द रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन पीरियड। 78 डेज का मतलब ये है, ये जो आपने अप्रैल से सितंबर का पीरियड है, अगर लड़की ने अगस्त में ज्वाइन किया और तब कंट्रीब्यूशन करने लगा तो फिर इसको नहीं मिलेगा, इसको फिर वो पूरा का पूरा अगस्त का सितंबर का देना पड़ेगा, फिर अक्टूबर से लेके मार्च तक का देना पड़ेगा, कि उसके बाद के 3 महीने बेसिकली इसको अगले साल जुलाई के बाद मिलेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो 78 डेज का कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, 3 महीने का कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इसको। ठीक है, बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, सेम पैसे मिलते हैं सबको, बराबर के पैसे हैं। मिसकैरेज एमटीपी पे भी 6 हफ्ते, सेम टू सेम है, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, एग्जैक्ट सेम, डिट्टो सेम है, नो डिफरेंसेस। ऑल राइट, ये अगर आपको मैं मतलब वैसे जरूरी नहीं है बट पॉइंट आउट कराता हूं। देखो यहां पे तो पोस्ट नेटल और प्री नेटल जो है वो हॉस्पिटल वाले देते हैं। प्री नेटल का मतलब जन्म से पहले, पोस्ट नेटल मतलब कि जन्म के बाद। तो जैसे सिर्फ चेकअप वेकअप के लिए जाना पड़ता है, तो हर प्रेग्नेंट वीमेन को हर 1 महीने बाद, हर 2 महीने के बाद चेकअप के लिए देखते हैं, ऐसे रूटीन चेकअप के लिए। तो उसके रूटीन चेकअप के लिए जैसे कि 100-150 रुपए डॉक्टर लेता है। तो ईएसआई में तो इंश्योरेंस है, तो ये वैसी वो जो ईएसआई वाले हॉस्पिटल होते हैं फ्री लेते हैं। और ये जो मैटरनिटी बेनिफिट है इसमें कंपनी वाले 3500 रुपए दे देते हैं। या तो कंपनी के पास एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर नहीं होती है, मतलब एक फ्री डॉक्टर लगा के रखते हैं, तो जो प्रेग्नेंट फीमेल है वो वहां पे प्रीनेटल डिस्कशन केयर वेयर के लिए अपना चेकअप वेकअप कराने के लिए चली जाती है। अगर वो फ्री चेकअप दे देता है, कंपनी में फ्री चेकअप एक डॉक्टर बिठा रखा है, तो उनको 3500 रुपए नहीं देने हैं। अगर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बनाया उन्होंने डॉक्टरशिप का, तो वो 3500 रुपए एक्स्ट्रा दे देते हैं। ठीक है, ऑल राइट।
ग्रेट, ठीक है, ग्रेट, ठीक है, ये पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं, आसान काम है। पेमेंट ऑफ ग्रेट्युटी एक्ट, ग्रेट्युटी, ये भी आसान सा है मेरे हिसाब से, तो कोई कॉम्प्लेक्स मैटर नहीं है। ग्रेट्युटी का मतलब होता है ऐसे ऐसे जैसे जैसे भगवान बुद्ध बोलते हैं ना, ग्रेटिट्यूड दिखाओ, ग्रेटिट्यूड दिखाओ। आप लोगों को आजकल पता होगा कि जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, देर ऑलवेज लाइक कि ग्रेटिट्यूड, शो ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल, विच इज एब्सोल्युटली स्टूपिड। हर चीज के लिए थैंकफुल होने, मतलब जब देखो अरे थैंकफुल रहो, बी थैंकफुल अबाउट दिस ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बी थैंकफुल अबाउट फ्लावर्स, बी थैंकफुल अबाउट, अरे बावला समझे क्या, नौकरी दिलाओ उसके बाद थैंकफुल होंगे। एक तो बिना सरकारी नौकरी के किस बात का थैंकफुल, लेकिन नहीं, हर एक स्पिरिचुअल लीडर, हर एक मोटिवेशनल लीडर, ग्रेटिट्यूड, शो ग्रेटिट्यूड, बल्कि ये होता है नोटबुक में लिख डालो, व्हाट आर यू थैंकफुल फॉर टुडे। वी आर नॉट थैंकफुल फॉर एनीथिंग, वी हैव नेवर बीन थैंकफुल अबाउट एनीथिंग इन आवर लाइफ सिंस वी हैव बीन 21 years of age. We have only been thankful about when we were below 15 because we didn't know what was being thankful about. Now we are not. How do we explain to people? लेकिन उनको तो सब पे YouTube पे मोटिवेशनल बातें करनी है, जब देखो मुंह उठा के ग्रेटिट्यूड, अरे नहीं करना भाई तुमको ग्रेटिट्यूड, हमें नहीं है ग्रेटिट्यूड किसी भी चीज से। वी आर नॉट हैप्पी अबाउट आवर लाइफ, गिव अस द जॉब देन वी विल बी ग्रेटिट्यूड, राइट? नो, सम ऑफ यू आर हैप्पी, रियली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम एंड यू आर स्टिल हैप्पी। Well, it's good, but continue, but stay happy. I'm good for you. I think you people are below 23 or something. 24 के ऊपर सारे दुखी हैं मेरी जनरल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। But the point is, gratitude का मतलब होता है ऐसे ग्रेटिट्यूड दिखाना, उसी से वो शब्द निकला है ग्रेट्युटी, उपहार, गिफ्ट, बेसिकली एक प्रकार का गिफ्ट। तो जब कोई एम्प्लॉय बहुत लंबे समय तक काम करता है तो उसको ग्रेट्युटी दी जाती है, उपहार दिया जाता है कि भाई तुमने हमारे यहां काम किया, इस बात के लिए ये कुछ चवन्नी अठन्नी है तुम्हारे लिए बचाई है हमने, लेके जाओ। क्या कहते हैं, गरीब आदमी ने अपने जीवन के 5 से 10, 15, 20 साल हमारे लिए काम करके बिताए हैं, तो जाते जाते इसको 25 साल 40,000 रुपए देके खुश कर दोगी, जा बोनस है तेरा। that's not the attitude as such, but क्या करें यार, ऐसा ही है। क्या होता है कि रिवॉर्ड मिलता है फॉर लॉन्ग एंड मेरिटोरियस सर्विस, समझ रहे हो? मतलब गरीबी का मजाक ऐसे उड़ाया जाता है, क्या कैसे कि तुमने हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, हमारे लिए बहुत प्रॉफिट बनाए हैं, मेरी मर्सिडीज बहुत ही अच्छी चल रही है आजकल, और मेरा बेटा भी एकदम लंदन में बढ़िया स्कूल में पढ़ रहा है, उसके लिए ये 25,000 रुपये मेरी तरफ से ग्रेटिट्यूड है मेरे दिल में तुम्हारे लिए, रखो ग्रेटिट्यूड। तो ठीक है, ये क्या होता है यार, ये सब पे अप्लाई होता है, कोई भी फैक्ट, इसकी टेबल बना दूंगा, सारे के सारे याद नहीं होगा ना कि किस पे कितने एम्प्लॉयज लग रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसकी एक टेबल बनी हुई है नीचे, उसमें पता चल जाएगा। वंस कवर्ड ऑलवेज कवर्ड, नॉट अ प्रॉब्लम। कॉन्सेप्ट पहले समझो, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कंटिन्यूअस 5 साल से जो ज्यादा एम्प्लॉय काम करता है, तो ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबल हो गए कैसे, जब आप 5 साल अपने जीवन के किसी कंपनी में दे दो, फिर उसके बाद उनको याद आएगा कि वी आर थैंकफुल। 4 के हो तो वी डोंट केयर अबाउट यू, व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद यू, सिर्फ 4 ही साल तक मेहनत की है तुमने हमारे लिए, सॉरी, नो उपहार फॉर यू, 5 साल के बाद हम तुमको कुछ देंगे। और करते क्या है, 1 साल काम किया है, ओके 15 दिन की सैलरी लो, 2 साल काम किया है फिर 15 दिन की ले लो, 3 साल काम किया है 15 दिन की, 4 साल काम किया 15 दिन की। So this is the concept. The concept is that कि if you have worked for long at a place, they give you certain lump sum amount as a gift to you for leaving the job, and the calculation thing is that कि 1 year की जॉब के लिए 15 दिन की सैलरी मिलती है, right? So how they calculate is डेथ और डिसेबलमेंट पे वो कंडीशन वेव हो जाती है। ये कहने का क्या मतलब है कि वैसे तो आप एलिजिबल होगे ग्रेट्युटी के लिए जब आप 5 साल के हो जाओगे, 5 साल की जॉब कर चुके होगे, लेकिन अगर आप 2 साल के बाद ही मर गए तो ग्रेटिट्यूड पहले निकल आएगा लोगों का, ओहो मर गया, पूरी मेहनत करे हुए मन के मर गया, 2 साल में मर गया ये आदमी, वेल वी आर वेरी हैप्पी अबाउट, नो नॉट हैप्पी, हम इसको ग्रेटिट्यूड दिखाते हैं 2 साल काम करने के लिए। अगर वैसे तो जॉब छोड़ के जाता तो नहीं दिखाते, तब हम इसको कोई ग्रेटिट्यूड नहीं देंगे, लेकिन अब ये आदमी मर गया है तो इसके किसी डिपेंडेंट को हम 2 साल के बेसिस पे, तो 2 साल की सैलरी होगी, उसका ग्रेटिट्यूड निकल जाए, उसका क्या नाम है, सैलरी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। होल्ड ऑन फॉर सेक। ऑल राइट, सो जस्ट टू कैलकुलेट, कॉन्टिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस सर्विस का मतलब ये नहीं है कि मतलब लीव, सिकनेस, एक्सीडेंट
ये सब तो चलता रहता है, इसमें छोटी मोटी चीजें चलती हैं, बट एटलीस्ट एक दिन में 240 दिन काम करा हो, और अगर माइन वाइन में काम करते हो, अंडरग्राउंड माइन में, तो कम से कम एक साल में 190 दिन काम करा हो। तो ये दोनों एलिजिबिलिटी है जिसने भी ऐसे काम किया है। और जो सीजनल वर्कर हैं उन्होंने 75% डे ऑफ ऑपरेशनल डेज काम किया। तो यार ये तीनों रट्टा लगाना पड़ेगा कि ग्रेट्युटी किसको मिलती है। वेल, ग्रेट्युटी तब मिलती है जब आप नॉर्मली 240 दिन तक काम करते हो किसी कंपनी में, तो ये एक साल काउंट होगा, फिर 240 दिन एक साल, फिर 240 दिन एक साल। अंडरग्राउंड माइन में काम करते हो तो यहां 190 काउंट होगा। और जो सीजनल वर्क होता है तो उसमें वो देखेंगे भाई पूरे साल कितने दिन थे काम करने के, 200, वेल 200 का 75% निकाल लो, 150 दिन काम किया है, ठीक है, आपको ग्रेट्युटी के लिए एलिजिबिलिटी है। ठीक है, बिल्कुल सही है। करते क्या है कैलकुलेशन, ये देखो बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है। 15 दिन की वेजेस फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर। ठीक है, 15 दिन की वेजेस है ईच कंप्लीटेड ईयर की, 15 दिन की। और बाई चांस ऐसे कि सपोज करो लास्ट में 2 महीने थे और फिर वो आदमी जॉब छोड़ गया, तो लास्ट के 2 महीने को हम राउंड ऑफ कर देंगे 6 महीने के लिए, तो उसको फिर 7.5 दिन की और मिल जाएगी एक्स्ट्रा। मंथली सैलरी डिवाइडेड बाय 26 टू गेट डेली वेज, और फिर उसके बेसिस पे निकाल देते हैं। मैक्सिमम 20 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होगी, मैक्सिमम 20 लाख से नहीं ज्यादा होगी सीजनल वालों की। ठीक है, हटाओ उसको। ग्रेट्युटी की एक लिमिट है, मतलब पूरी देश की लिमिट है कि 20 लाख से ऊपर की ग्रेट्युटी नहीं होगी किसी की भी। पता चला कोई आदमी इतना ही ज्यादा जज्बाती लेवल का काम कर गया, किसी आदमी के घर पे 35, किसी कंपनी में 35 साल तक काम करता रहा भाई, 35 साल का कैलकुलेट करेंगे तो 35 साल की तो कितनी जिंदगी, 35 साल का मतलब है भाई इसकी 17 महीने की वेज हो जाएगी, 17 मंथ की वेजेस हो जाएंगी इसकी। तो 35 साल, हर साल की हाफ 15 दिन की, तो 35, तो 17.5 मंथ की हो जाएंगी भाई साहब। गजब ही गजब मैटर भाई, तो मतलब 2 साल की सैलरी मिलेगी कतई फ्री एकदम खटक से, 18 महीने की सैलरी, 1.5 साल की सैलरी मिल जाएगी, मजा ही आ जाएगा लाइफ का एकदम। भाई ग्रेट्युटी ही ग्रेट्युटी है, पूरी पूरी जीवन में आनंद ही आनंद का उत्सव हो जाएगा मेरे हिसाब से तो। बट अगर गलती से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि ग्रेटिट्यूड करना, इतना नहीं करना कि 20 लाख से ज्यादा हो जाए, we would like to support the workers and we would like to thank them for their job, but not that much कि वो 20 लाख रुपए से ज्यादा ले जाएं। तो गवर्नमेंट ने एक अपर लिमिट लगा रखी है कि 20 लाख से ज्यादा का उपहार क्यों दे रहे हो तुम किसी को, why are you so grateful about 20 lakhs रुपीस, ये क्यों करा है भाई, जरा एक बार खुद सोच के बताओ, ये किस प्रकार की गरीबी दिखा रही है गवर्नमेंट। तुमको क्या फर्क पड़ रहा है 20 लाख से ज्यादा मिल रहा है। अगर आदमी ने जॉब कर दी भाई 40 साल 45 साल जॉब कर दी, उसका जुगाड़ बन गए 20 लाख से ऊपर, तो तुमको क्या समस्या है। और 20 लाख से ऊपर ऐसा तो है नहीं 2-3 करोड़ बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 3-4 लाख रुपए और बन जाएंगे, लेकिन नहीं, इतना थैंक यू भी नहीं बोलना उस आदमी को, थैंक यू भी 20 लाख से नीचे का ही बोलना है भाई, वाह स्कैम है, आई डोंट अप्रिशिएट दिस। भगवान बुद्ध होते तो स्वयं मना कर देते, भगवान बुद्ध मना कर देते, इतना ग्रेटिट्यूड नहीं चलेगा भाई, ये कैसे ग्रेटिट्यूड हुआ कि जब देखो कैंसिल कर दो। पेमेंट प्रोसीजर तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, 30 दिन के अंदर अंदर हो जाती है, अगर 30 दिन में नहीं दोगे तो फिर सिंपल इंटरेस्ट भी लगता रहता है। ठीक है, ओके कूल, नॉट अ प्रॉब्लम। सीने दो और एक्ट है, ये दो ध्यान से सुनिएगा, एक है सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड एक्ट 1981 का, और एक है कंस्ट्रक्शन वर्कर वाला। बहुत ही छोटे छोटे एक्ट है, एज इन सीने वर्कर मतलब वो जो अपने मूवीज में छोटे छोटे जो रोल करते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे रोल है, मतलब कि जैसे किसी जिनको महीने की 8,000 रुपए की सैलरी मिलती है, ऐसे लोगों के लिए एक फंड बना रखा है जिससे उनको सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली उनके लिए है ये। ठीक है, क्योंकि वो बड़ी मूवीज की जॉब ना बड़ी वियर्ड टाइप की है, आपको आज मिल गई जॉब, अभी मूवी चल रही है 2 साल के बाद पता चले चले ना चले, 3 साल के बाद, मतलब कभी आती है, कब आई, 6 महीने में कौन सी जॉब में कहां मिल गया कहां नहीं मिला, तो बड़ा ना यूनिक सी सिचुएशन है उसकी। तो उसके लिए एक लॉ बना रखा है द सीने वर्कर। सीने वर्कर कौन होता है भाई, सीने वर्कर वो होता है जिसको 8,000 रुपए से प्रति महीना कम तनख्वाह मिलती है, वो मूवीज में काम करता है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ सामने नहीं, एक्टर नहीं, जब देखो तुम्हारे दिमाग में आता है कि एक्टिंग में आ गए भाई साहब कहीं पे, एक्टिंग नहीं भाई, 24 घंटे तुम अपने आप को देखो, तुम सबके मन में जो आता है कि एक दिन तुम भी जाओ, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी
और विजय सेतुपति जैसे लोगों को हीरो बना सकते हैं, तो बनता तो तुम्हारा भी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नो डाउट्स अबाउट, आई एम इन सपोर्ट ऑफ यू। वो भी बन गए ना भाई, मतलब कि इट इज नॉट अबाउट द ब्यूटी, इट इज अबाउट द टैलेंट इनसाइड, राइट। ये तो अब इस वीडियो को YouTube पे नहीं डाल सकते यार, लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना किसी भी बात पे यार। सीने वर्कर्स वेलफेयर फंड, सो इट्स द इजी वन, इट बस बेसिकली सेज कि जो लो पेड सीने वर्कर्स होते हैं उनके लिए वेलफेयर बेनिफिट देने के लिए, क्या सिंपल है रूल देखो, ऑल इंडिया सब पे अप्लाई होता है, अप्लाइज टू सीने वर्कर। सीने वर्कर का मतलब वो नहीं है जो आगे आता है, जैसे कैमरामैन हो गया, पीछे बैकग्राउंड में जो भी काम करते हैं, एवरीबडी पूरा का पूरा प्रोडक्शन, उससे मूवीज से रिलेटेड, म्यूजिक से रिलेटेड, टीवी वीवी बनाने, शो वो बनाने रिलेटेड, सबके सब। ये मत सोचना कि अरे सर मूवी वाला जो सामने वाला बंदा सिर्फ वही है क्या, जो भीड़ भाड़ में खड़ा रहता है वो गरीब आदमी जो होता है वही, नहीं बेटा, पीछे लोग जो कैमरा पकड़ के बैठे हैं, तुम मानो पिक्चर बनाते वक्त एक आदमी माइक पकड़ के खड़ा रहता है ना, जो कि पिछले 50-60 साल से मैं देख रहा हूँ, पुरानी पिक्चर में भी देखता हूँ, वो ये बेचारा माइक पकड़ के खड़ा रहता है। आई डोंट नो माइक लगा क्यों नहीं लेते तुम, मतलब इतना तो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा आई पर्सनली डोंट अंडरस्टैंड दैट जॉब, कि उस जॉब का क्या पर्पस है। दिस जब भी हम कोई पीछे बिहाइंड द सीन्स देखता हूँ किसी भी मूवी का, दिस ऑलवेज अ पर्सन जो कि ऐसे बड़ा सा माइक खड़ा करके लगा रहता है। एंड व्हेनेवर आई एम सीइंग एन इमोशनल सीन इन अ मूवी, आंसू निकल रहे हैं, स्पाइडरमैन रोने लग रहा है, भाई साहब आंट में मर गई, भगवान मैंने ध्यान नहीं दिया, अपनी लालच में आंटी को मरवा दिया, भाई बहुत दुखी, वो रो रहा है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने कहा ये रो तो रहा है, लेकिन इसके ऊपर किसी ने माइक भी लगा रखा होगा। ऑलवेज गेट दैट फीलिंग व्हेनेवर आई वॉच द मूवी, मगर ये रो रहा है लेकिन ऊपर माइक लगा हुआ है, मेरा फ्लो बिगड़ जाता है मूवी का यार। रूल क्या है कि भाई पिछली कम से कम नहीं तो 5 फीचर फिल्म में काम कर रखा हो, चाहे कोई भी काम हो, स्किल्ड अनस्किल्ड, मैनुअल, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, आर्टिस्टिक कैपेसिटी में किसी भी प्रकार से, बट 5 फिल्म से ऊपर होना चाहिए। उसके बाद रेम्युनरेशन पर फिल्म शुड नॉट एक्सीड, वो लिमिट लगा रखी है 8,000 रुपए पर फिल्म, ठीक है, 8,000 रुपए पर फिल्म या 8,000 रुपए पर मंथ, या लंपसम मिली है तो 1 लाख रुपए पर फिल्म। कई बार ऐसा भी होता है ना कि जैसे शूटिंग वूटिंग के लिए लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो भाई 1 दिन की सैलरी दे रहे 2 दिन की, वो ऐसे इकट्ठे दे देते हैं कि भाई कादर खान तुम काम करोगे हमारी फिल्म में, हाँ करेंगे, कितने रुपए लोगे, 1,90,000 रुपए मिलेंगे, हाँ कितने दिन तक काम करना है, 15 दिन तक, ठीक है। ऐसे जो छोटे सीने वर्कर, तो ये है क्या है, 1 लाख पर मूवी अगर लंपसम में मिल गया, या 8,000 रुपए प्रति महीना। राहुल शर्मा कह रहा है कि ग्रेट्युटी की लिमिट जो है वो 25 लाख कर दी है। 25 लाख क्यों कर दी, मैं बता रहा हूँ प्रॉब्लम। राहुल एक बार जरा इसको अपडेट कर लेना, आई विल चेक एंड आई विल अपडेट इट, मैं ध्यान नहीं दूंगा। ग्रेट्युटी की लिमिट क्यों है, इट वॉज नेवर अबाउट 20 lakhs राहुल, मुझे 20 lakhs की प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम ये है कि अगर ग्रेट्युटी कर ही रहे थे तो लिमिट क्यों है। दिस इज लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने, जैसे कि आपकी सोसाइटी में कोई गार्ड है, ठीक है, आप गए, आप गार्ड को थैंक यू करना चाहते हो, लेकिन आपने सोच रखा कि 300 रुपए से ऊपर की मिठाई भी नहीं दूंगा। गार्ड भैया थैंक यू, क्योंकि मैं अभी अभी मुन्ना भाई देखा है, और जब से मैंने मुन्ना भाई देखी है, जैसे ही मैं मुन्ना भाई देखता हूं तो कम से कम 3 महीने तक गार्ड को रिस्पेक्ट करता हूं। आता है ना तुम्हारे मन में भी, है ना। या फिर कोई जो क्या कहते हैं जेनिटर होता है, जो सफाई वफाई करते हैं हॉस्पिटल में, जिस दिन तुम मुन्ना भाई देख लेते हो, कम से कम 2 हफ्ते तक तुम्हारा भी मन करता है कि तुम किसी झाड़ू लगाने वाले से, किसी क्या नाम है पोछा लगाने वाले से तुम प्यार से बात करो, सिर्फ 2 हफ्ते तक, उसके बाद नहीं करा तुम लोगों का भी मन। लेट्स नॉट लाई टू अवरसेल्फ माय फेलोस, यू नो दैट एंड आई नो दैट। द थिंग इज दैट कि आप अपने आप पे लिमिट लगा के जाओगे क्या कि 300 रुपए की मिठाई दूंगा इनको, ये किस ग्रेट्युटी पे लिमिट लगी क्यों है, इसके ऊपर मैं सवाल उठाता हूँ, रुको करता हूँ इसके बारे में कुछ। सीनियर वर्कर्स वाला पढ़ लिया, ठीक है। फंडिंग कहां से आती है, प्रोड्यूसर से सेस लेते हैं भाई ये लोग, फंडेड मेनली बाय सेस कलेक्टेड, प्लस गवर्नमेंट कुछ ग्रांट लेती है, कुछ डोनेशन लेती है। 1% जो है फीस वीस बनाने का, जो गवर्नमेंट जो प्रोड्यूसर फीस मूवीज बनाते हैं, खर्चा लगाते हैं, उसका 1% बेसिकली वो इस सीने वर्कर वेलफेयर फंड में लगा देते हैं। उसके बाद इस फंड से ये जो भी वर्कर्स हैं इनको बेसिकली इंश्योरेंस मिल जाती है, मेडिकल एड मिल जाती है, एजुकेशनल असिस्टेंस मिलती है बच्चों के लिए, मैटरनिटी एड मिल जाती है, मैरिज एड मिलती है, एक्सीडेंट डेथ असिस्टेंस, फ्यूनरल एक्सपेंसेस मिलते हैं, राइट, सो ऑनवर्ड्स, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। एडमिनिस्ट्रेशन
वेलफेयर कमिश्नर्स, ठीक है, एंड द बिल्डिंग एंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। ये एक छोटे से वाला है जिसके सोशल सिक्योरिटी स्कीम है स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। ऑल इंडिया पे अप्लाई होती है, जहां पर 10 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं उनके ऊपर अप्लाई होती है। पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन का 1% गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेती है और उसको एक फंड में डाल देती है, जिससे फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए लगाया जाता है। सेस स्टेट बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड के ऊपर चला जाता है। इसमें ये सब कुछ बनाते हैं, वो कोशिश करते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देने के लिए एक्सीडेंट, पेंशन, एजुकेशन, मेडिकल, मैटरनिटी, हाउसिंग लोन्स। ठीक है, आइए एक बार आगे बढ़ते हैं। जस्ट स्मॉल कंपैरिजन, हल्का सा। अरे यार एक और टेबल थी, मैंने कहां बनाई थी? एक और टेबल बनाई है, दूसरे वाले में दे दी मैंने, शॉर्ट वाले में। एक बार देखें, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हाँ ये रहा ना, ये मैं ढूंढ रहा था कहाँ पे था। ये तो राहुल बोल रहा था कि ग्रेट्युटी की जो सीलिंग है वो बढ़ा दी गई है, सो दिस शैल बी कंफर्म्ड। तो ये हो सकता है 25 lakhs हो, नो डाउट्स अबाउट इट। डेटा के बारे में आप कभी कभी चेक वेक कर लीजिएगा, डेटा जो होता है वो कहीं से भी ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी मुझे लगता है सारे के सारे सही है, नो डाउट्स अबाउट इट। दीज आर दी सम की मॉनेटरी लिमिट्स जो हमारे सोशल सिक्योरिटी वाले लॉज में है। मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते की है। ओके, एम्प्लॉय का कॉम्पनसेशन जो है, जो परमानेंट डिसेबिलिटी का है वो 1,40,000 है, डेथ का है वो 1,20,000 है। मिनिमम ये है, ज्यादा नहीं, इतना तो देना ही देना है, इससे ज्यादा हो जाएगा। ईएसआई की सीलिंग 21,000 है, प्रोविडेंट फंड की 15,000 है, ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। एंड या दीज आर दी थिंग, तो मतलब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो 20 से ज्यादा पे है, और जो एम्प्लॉय एक्सचेंज वाला एक्ट है वो 25 से, बाकी सबका 10 है, नॉट अ प्रॉब्लम, राइट। ईएसआई एक्ट 10 10 10 10 सब पे 10 पे, ठीक है, ग्रेट, कूल, नथिंग स्पेशल अबाउट इट। और एक और मैं देखूं तो आपके पास समरी ऑफ ओल्ड सिक्योरिटी एक्ट थे। ओल्ड सिक्योरिटी एक्ट की समरी में अगर हमने देखा हो तो इसी की समरी है, नथिंग एल्स। जो नोट्स ही हैं इसके आपके पास हैं, ये तो मैंने दे ही दिए हैं। वैसे तो ये आज जिससे कर रहे थे वो भी दे दिया था। रीड करो ये रेड वाला एक बार, जरा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खुद भी करा करो भाई, एक आधा काम हल्का फुल्का तो कुछ तो जीवन में आगे बढ़ो। वो जो स्कूटर है वो तभी चलेगा जब खुद भी करोगे कुछ कुछ। ठीक है, ठीक है, ये तो रिवीजन के लिए आपके लिए, नॉट अ प्रॉब्लम, ग्रेट। अरे वाह यार, छोटे से लॉस थे तो हो गए यार। हम तो सोच रहे थे इसमें कम से कम 7-8 घंटे लग जाएंगे, मतलब मुझे तो ये लगा था, मगर टोटल 9 लॉस हैं, मे बी 8 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे। बट गेस व्हाट, बट लेकिन आप लोगों के साथ पढ़ते पढ़ते मुझे एक समस्या हो गई है बहुत जीवन में, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में ये बात पहले नोटिस नहीं की थी कि जो ग्रेट्युटी एक्ट है, ग्रेट्युटी, और ग्रेट्युटी देखिए आप, कितना अच्छा प्यारा वर्ड है ग्रेट्युटी। हम सबको ग्रेटिट्यूड वर्ड का पता है, लेकिन किसी को मीनिंग नहीं पता होता। और हम सब ट्विटर पे, रेडिट पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और मोटिवेशनल वीडियोस में और स्पिरिचुअल, आजकल तो बाबा लोग तो बहुत ही पॉपुलर है, पता नहीं, तो मुझे समझ में आ रहा, व्हाई आर बाबाज पॉपुलर बाय द वे, मतलब टू बी ऑनेस्ट, लाइक व्हाई आर दे आर गोइंग ऑन यूट्यूब, सॉरी ये न्यूज चैनल पे बाबाज क्यों आ रहे हैं, व्हाई आर रील में, हमारी रील्स में बाबा क्यों हैं, व्हाट इज दैट, हाउ इज दैट हैपनिंग टू अस। द पॉइंट इज, सबके, इन सबके, और जो ज्यादा अंग्रेजी वाले जो बाबा है वो सबके सब ये वर्ड लेके बैठे रहते हैं, आपने नोटिस किया, ग्रेटिट्यूड। एक आधा आदमी तो बोल देता है हैप्पीनेस का रास्ता, हैप्पीनेस का मतलब तरीका क्या है, हाउ टू बी हैप्पी, ग्रेटिट्यूड, शो ग्रेटिट्यूड।
और किस चीज का ग्रेटिट्यूड भाई? बेरोजगार आदमी किस चीज का ग्रेटिट्यूड है? जीव आपके किसी के जीवन में है कुछ ग्रेटिट्यूड जैसा? नथिंग। आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट। और जब ग्रेटिट्यूड से इन्होंने ग्रेट्युटी एक्ट बनाया तो उस पर लगा दी लिमिट। लिमिट ये है कि करो, ग्रेट्युटी करो, लेकिन लिमिट में करो, ज्यादा भी खुशी नहीं होनी चाहिए। 25 लाख की राहुल ने बताया है, इसको आप, वैसे आप नहीं, मैं ही कंफर्म करूंगा इसको 100%, but I believe Rahul is most probably correct that it has been increased by an amendment to 25 lakhs. Though, if it is 20 lakhs, I will confirm it and update it in the 20 ही है सर, 25 तो नहीं दिख रहा। 20, yes it is 25 लाख। भाई अब तो कॉम्प्लेक्स मैटर हो गया। समतेन भूटिया कह रहा है कि सर 25 लाख है, और शुभम मयंक कह रहा है कि 25 नहीं सर 20 ही है। रुक जाओ भाई, मैं ही कर लेता हूँ, फिर अब तो मुझे ही करना पड़ेगा, बाद में बताऊंगा, तब तक तो निकल जाएगा। ओके बाबा जी, एक सेकेंड, सीधा ग्रेट्युटी एक्ट पे ही जाते हैं। गूगल चैट जीपीटी से पूछेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। ओके, पूरे एक्ट को ही पढ़ना पड़ेगा। एक्ट की अमेंडमेंट कहाँ से निकाले? ओके, देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग डिफरेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग आउट। सर्टेनली दोनों के दोनों लोग सकते। प्राइवेट सेक्टर में 20 है, प्राइवेट सेक्टर की ग्रेट्युटी 20 लाख है, दैट इज लिमिटेड। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनके लिए बढ़ा दी गई है भाई, फॉर देम इट इज 25 lakhs। फिर दोबारा से, मतलब आई एम अगेन अनहैप्पी अबाउट इट। मतलब कि प्राइवेट आदमी को बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है, उसकी ग्रेट्युटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको किस बात का उपहार? प्राइवेट होने का उपहार। इज अ प्राइवेट पर्सन, ही शुड नॉट बी दैट हैप्पी, ही शुड ओनली गेट 20 lakhs। सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास पहले से ही किक एस वाली सिक्योर जॉब है, इस आदमी को जीवन की सारी खुशियां मिली हुई है, स्कूटर इसके पास है, शादी इसकी हो रखी है स्कूल वाली क्या नाम है टीचर से, इस आदमी को 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। भाई वाह, नॉट एग्जैक्टली फेयर। गॉड ब्लेस द वर्ल्ड। आई विल सी यू टुमारो। कल करने हमें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड। अब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हजार्ड में इतने अच्छे अच्छे लॉज नहीं है जितने आज थे, ठीक है? आज तो ईपीएफओ एक्ट था, तो ईपीएफओ के तुम अपने सपने ले सकते हो कि तुम गाड़ी चला रही हो और तुम स्कूटर चला रहे हो। कल है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और हैजार्ड, सेफ्टी और हेल्थ वाला, जिसके अंदर बुरी ही चीजें हैं। सेफ्टी, एक्सीडेंट, टुंडा वुंडा हो जाए आदमी, एक्सीडेंट हो जाए। नॉट दैट इंटरेस्टिंग टुमारो, बट प्लीज बी एट 6 o'clock। आई विल सी यू। If you have any questions, we are going to do this. Okay, hold on for a sec. Can we see? हाँ, I'm available. I'm visible. Yeah. हाँ, क्या कह रहे थे? या टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं। ओके, आप एक काम कीजिए, पढ़िए सब कुछ, ठीक है? आज और शाम को 10 बजे के करीब मैं टेलीग्राम पे वीडियो कॉल करता हूँ आप लोगों को, और जो जो क्वेश्चंस हैं आप मुझे पूछ दीजिए। अभी के लिए मैं चैट मैसेज खोल देता हूँ, रिटर्न में अपने जो जो डाउट्स हैं वो पूछ लीजिए। गुड टू गो? परफेक्ट।